नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव और हमारे साथ हैं हमारे हमारे सिंगर अनिरुद्ध कुटवर जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। और आप बहुत फ़ेमस निर्देशक हैं, डिज़ाइनर हैं और आप एफटीआई पुणे में फैकल्टी मेंबर हैं, एनएसडी में भी फैकल्टी मेंबर हैं और आपने घूम-घूम के पूरे भारत में अलग-अलग इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है, प्ले डायरेक्ट किए हैं और आपके कुछ फ़ेमस नाटक हैं जो आपने डायरेक्ट किए हैं, लोअर डेप्थ है और विरासत है और रोमियो जूलियट रोमियो और उसका जूलियट और उसका रोमियो रोमियो। प्ले है। तो दादा हमारे साथी हैं। आज हमने सोचा कि साथ बैठ के ही गपशप मारें तो नमस्कार दादा। नमस्कार। तो दादा किस तरह से आप थिएटर से जुड़े? किस तरह से आपने थिएटर की शुरुआत की? और जब आपने थिएटर की शुरुआत की, तो उस समय पुणे में किस तरह का रंगमंच हो रहा था? मैं थोड़ा-सा एनएसडी आने से पहले मैं जी, की बात मैं शेयर करता हूँ। मैं जब मेरा एनएसडी में जो सिलेक्शन हुआ था वो 1991 में हुआ था और अ, उससे पहले मैं पुणे का वासी हूँ। ये बात मैं शेयर करता हूँ। मैं जब मेरा एनएसडी में जो तो कहना है कि मैं पुणे का ही रहिवासी हूँ और वहाँ पे अलग-अलग थिएटर ग्रुप के साथ पहले जुड़ा रहा। उससे पहले मैं बचपन में थोड़ा-सा बचपन के बारे में बताना चाहूँगा कि अ, स्कूल की 5वीं कक्षा से ही मैं थिएटर से एक्चुअली जुड़ा हुआ हूँ। हमारे पुणे में एक थिएटर ग्रुप है, जागर नाट्य संस्था, जो सिर्फ़ चिल्ड्रन थिएटर एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इसमें जिनके जो मार्गदर्शक है उनमें एक बहुत अच्छे आप शायद उनको जानते नहीं होंगे, माधव वज़े। जी। हाँ, जिन्होंने शामची आई नाम का एक चित्रपट आया था, उसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो वो हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। तो मैंने 5वीं से 10वीं तक जागर नाट्य संस्था में एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मैंने काम किया, लेकिन वो एक शौकिया रंगमंच ज़रूर हुआ करता था। वो लेकिन उस एक्सपीरियंस से मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ क्या मिली कि एक कहीं न कहीं स्टेज कॉन्फिडेंस आ गया। उसके साथ-साथ एक लोगों में मिलना-जुलना मिक्स अप हो पाना ये ज़रूर था। और एक बहुत अच्छा उन्होंने माहौल बनाया था कि सभी अलग-अलग वर्ग के मतलब भले वो हायर क्लास हो, मिडल क्लास हो या लोअर क्लास हो, सभी अलग-अलग वर्गों के लोग इसमें जुड़ते थे हमारे साथ। हम सभी मिलकर काम करते थे। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में जैसे मैंने पढ़ाई मेरी शुरू की, मॉडर्न कॉलेज नाम का पुणे में एक कॉलेज है, उसमें मैंने आर्ट्स ये सब्जेक्ट चुना था। उससे पहले एक छोटी-सी अलग ही कहानी बताता हूँ आपको। 10वीं के बाद मेरे समय मतलब मैं जिस जनरेशन का हूँ, उस समय एक इंजीनियरिंग का एक बड़ा एक क्या कह सकते हैं वायरस मैं कहूँगा उसको जानबूझ के। एक ऐसा सबके दिमाग में गया था कि आपको 10वीं 10th करना है, उसके बाद फिर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करो, बैचलर इंजीनियरिंग नहीं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करो और उसके फिर तुरंत फिर आपको नौकरी मिल जाएगी और जुड़ जाओगे। तो मुझे भी घर वालों की इच्छा थी कि अरे तुम अच्छे से क्योंकि उनकी इच्छा थी कि या तो साइंस करो या इंजीनियरिंग करो। मैंने इंजीनियरिंग को चुना और मुझे बड़ा सही रास्ता लगा उस समय कि इंजीनियरिंग करूँगा 3 साल में और फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने लिया था। 1 साल के लिए मैं गया भी पढ़ने के लिए। 1 साल तक करता रहा लेकिन उसमें फिर मुझे ना अंदर ही अंदर फीलिंग होने लगा क्योंकि 5वीं कक्षा से थिएटर आर्टिस्ट भी रहा। तो लगने लगा कि ये तो मेरा करियर नहीं है, आगे जाकर मुझे मालूम नहीं मैं मशीनों में घुस जाऊँगा। फिर वहाँ पे मैंने पिताजी को रिक्वेस्ट कर के पर एग्ज़ाम दे दी, एग्ज़ाम में पास भी हो गया फर्स्ट ईयर में। लेकिन फिर मैंने पिताजी को बोला कि मैं वापिस दूसरा करियर करना शुरू करना चाहता हूँ, मैं आर्ट्स करना चाहता हूँ। जी। और मुझे ये मालूम था क्योंकि पुणे में ना आर्ट्स का एक लेकर एक ऐसा है कि जो भी आर्ट्स या कॉमर्स करता है तो वो थिएटर कर पाता है। मुझे बस वही चाहिए था। तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया, पिताजी मेरे बड़े क्या कह सकते हैं हम उदारमतवादी हैं अच्छा। थे। तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया कि देखो आखिरकार तुम्हें आगे जाकर करियर करना है, तुम सोचो। फिर मैं 1 साल वहाँ पे कोर्स करके हुँ, वापिस आ गया और कॉलेज की पढ़ाई मेरी शुरू हो गई। कॉलेज में फिर मैंने 5 साल हमारे पुणे में एक कॉम्पिटिशन हुआ करती है, पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धा मतलब वन एक्ट प्ले। तो वो कॉम्पिटिशन बहुत इंटरेस्टिंग होती कि जिसमें उस बहाने नए प्ले लिखे भी जाते, सिर्फ किए नहीं जाते। तो प्लेराइट भी उसमें से उभरते हैं, डायरेक्टर्स उसमें से उभरते हैं। मेरा भी जो आगे जो कॉन्फिडेंस मुझे आ गया एज़ अ डायरेक्टर उसी से आया। और उसके साथ-साथ मैं लाइट डिज़ाइन भी करने लगा। उसमें मुझे ज़्यादा ज़्यादा रुचि लगने लगी। फिर मैं एज़ अ लाइट डिज़ाइनर भी काम करते गया। कॉम्पिटिशन के साथ-साथ पुणे में 2-3 थिएटर ग्रुप हैं, जिनके जी। साथ मैं जुड़ा। उसमें से एक इम्पोर्टेंट एक थिएटर ग्रुप है, परिचय पुणे। तो उस थिएटर ग्रुप में हमारे प्लेराइट हैं संजय पवार
और निर्देशक हमारे हुआ करते हैं सुबोध पंडे, और उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि अनिरुद्ध, तुम कंपटीशन में लाइट डिजाइन करते हो, तुम हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाओ और नाटक के लिए करो। मैं बिल्कुल उत्साहित होकर गया। तो उस समय कोण म्हणतो टक्का दिला नाम का एक मराठी प्ले, वो हमने किया और उसको सभी अवार्ड्स मिल गए उस साल के। उसमें मुझे भी लाइट डिजाइन के अवार्ड मिल गए। तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है ना कि अरे हाँ, मुझे एक अपना काम को एक अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो वो काम शुरू हो गया। उसी के साथ साथ जो कि आप जानते भी हैं कि बहुत हमारे वेटरन थिएटर डायरेक्टर हैं जब्बार पटेल, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया उनके नाटक में एक्टिंग करने का। उन्होंने उस समय वो नाटक कर रहे थे पड़काम, जो पहले घासीराम कोतवाल इस नाटक से नवाजे गए थे, और उन्होंने अपना और उसके बाद उन्होंने 3 पैसे का तमाशा मतलब 3 पेनी ऑपरे को भी किया, और ये तीसरा नाटक। तो मैं उस नाटक में मुझे मौका मिला, तो वो भी करता रहा टीवाई तक, मतलब 3rd ईयर तक। और उसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई पुणे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से पुणे में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई। उस समय कीर्ति जैन मैम डायरेक्टर थी, और उन्होंने वर्कशॉप वो पुणे में ऑर्गेनाइज की थी। और उसमें बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने मर्ज किया था लोगों को कि पुणे से हम 20 पार्टिसिपेंट चुने गए जो पुरुषोत्तम वन एक्ट पे कॉम्पिटिशन से, और बाकी जो 20 थे इंपॉर्टेंट, वो सारे अलग अलग राज्यों से जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उनको एक साथ किया गया ताकि वो आगे जाकर अगले साल ट्राई करें। और वो फिर एक वर्कशॉप पुणे में हुई, और उसके जो कैंप डायरेक्टर हैं थे वो बंसी कौल सर थे। तो मैं अगर बिल्कुल मैं अभिमान से कह सकता हूँ मेरे एनएसडी के जो पहले टीचर हैं वो बंसी कौल सर। उन्होंने मुझे मेरी आंखें खोल दी और मुझे रास्ता दिखाया थिएटर। वो वर्कशॉप इतना प्रेरणादायी था कि उस समय फिर मुझे लगा अरे फिर से करियर बदलना चाहिए। तो तब तक मेरे मन में था कि अभी मैं तब मैं क्योंकि मैं इंग्लिश में ये कर रहा था ग्रेजुएशन, मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लिश में बीए करूंगा, फिर बाद में एमए करूंगा, फिर कहीं ना कहीं अध्यापक के तौर पर मैं वही एक अपना सपना देखते ना कि ऐसे करूंगा, और शौकिया रंगमंच करता रहूंगा। लेकिन वो वर्कशॉप करने के बाद लगा कि नहीं, थिएटर को और सीरियसली लेना चाहिए और करना चाहिए, और थिएटर ही करियर करना चाहिए। तो वो एक थोड़ा सा एक उसको क्या कह सकते हैं, पागलपन भी कह सकते कि वो आ गया मन में कि पक्का कि नहीं। और फिर मैंने फिर से पिताजी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया। अब बाकी पिताजी ये होने लगे कि अरे अनिरुद्ध, ये तुम्हारी दूसरी बारी है, तुम फिर एक बार फिर टर्न ट्विस्ट ले रहे हो करियर। मैंने कहा कि नहीं, इस बार मैं अपनी जिम्मेदारी से करूंगा। उसमें उस समय मैं बिल्कुल यंग था, मतलब एक नादान था अब, लेकिन मैं बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी से करूंगा। तो उन्होंने उसको भी उन्होंने मुझे मालूम नहीं था वो सपोर्ट करेंगे इस बार, उन्होंने उस समय मुझे सपोर्ट किया। सिर्फ मेरी माँ को थोड़ी चिंता थी कि दिल्ली जाएगा 3 साल के लिए पढ़ने के लिए, तो दूरी तो हमारे यहाँ पे वो घर में कोई गया नहीं था इतना दूर। बस लेकिन उन्होंने भी बाद में एक्सेप्ट किया, रिसीव किया अच्छा इससे। तो कहने की इस तरह से मैं एनएसडी आ गया, और फिर यहाँ पे तो जैसे आपने कहा कि आपने मतलब एनएसडी आने से पहले लाइट में आपको अवार्ड मिला, तो मुझे लाइट में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसीलिए क्वेश्चन आया कि उस समय किस तरह से लाइट करते थे, क्योंकि इतने संसाधन तो थे नहीं। बिल्कुल। तो उस समय कैसे होती थी लाइट उस समय जिसमें आपको अवार्ड मिला? हाँ, क्या ऐसा किया था, कैसे? हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको, क्योंकि आप भी लाइट डिजाइनर, आप बिल्कुल समझ सकते हो। जैसे एक ये नाटक किया था खून मोटा दिला, वैसे और एक नाटक किया था 47 AK 47, मतलब 47 AK 47। हाँ, नाम देखिए कैसे रखा है नाटक का, 1947 टू AK 47 ऐसा जो है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक था। तो उसमें एक बहुत लाइट इफेक्ट था, हेलीकॉप्टर का इफेक्ट देना था। हाँ, अब संसाधन तो बहुत ही कम है। हमारे समय कौन कौन से स्पॉट हुआ करते थे, फ्रेजनल, फिर पीसी भी नहीं हुआ करते थे पुणे में, पीसी नहीं थे, सिर्फ फ्रेजनल से सारे। हम क्या करते थे, हम कभी भी लेंस निकालकर उससे कुछ करते थे। वो फिर दूसरा, फिर ये अपने बड़ी बड़ी हंडियां होती थी। अच्छा। और पार लैंप आया ही था, मतलब पार लैंप भी ऐसे अलग अलग प्रकार नहीं थे उसके, जो एक खुला पार होता है ना बिल्कुल, जिसमें हाइड्रोजन लगा देते थे। हाँ, हाइड्रोजन वैसा वाला। और तीसरा था एक छोटा सा, उसको बीम लाइट कहते हैं। तो बीम सोर्स होते थे, तो वो यूज, और भी छोटे भी स्पॉट हुआ करते थे। तो मैं उसी से ही बनाता था अलग अलग इफेक्ट्स। तो एक इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग उस समय मुझे चैलेंजिंग था मेरे लिए, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड भी मिला। अब ये बिल्कुल बचपन की कहानी लगती है आज, लेकिन बहुत मजेदार है कि हेलीकॉप्टर का इफेक्ट दिखाना था। अब दिखा है कैसे, इतने वो प्रकाश जैसे आता है ना, जैसे बिल्कुल ऐसे करके आता है बिल्कुल जमीन पर, वो कैसे क्रिएट करे। तो हमने उसको अलग अलग मतलब फिल्टर पेपर अलग अलग तरीके आने लगे थे, तो वो एक हमें व्हाइटिश पेपर मिला था। उससे फिर मैंने एक मेरे जो मेरे साथ काम करने वाला लड़का था, उसको मैंने ग्रिड पे बिठा दिया। कहाँ? ऊपर नाट्यगृह के ऊपर, स्टेज के ग्रिड पर। वहां पे बेचारा वो लकड़ियों के इस पे बैठता था, और उसके पास बीम दिया था, और वो बीम से हमने बकायदा उसको वाइब्रेशन जैसे आती है ना हेलीकॉप्टर की, साउंड तो था ही हमारे पास, वो वाइब्रेशन लाइट इफेक्ट थ्रू क्रिएट किया। तो जैसे वो आता था,
और ऊपर इतना ग्रिड तक भेज दिया उसको, तो ऊपर से पूरा नीचे तक आता था। तो पूरा वो जोत, और उसी को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कह रहे सच में उनको लगा कि अरे लाइट हेलीकॉप्टर का इफेक्ट था। तो इस तरह से हम कुछ कहते हैं, इसको आज मुझे गिमिक लगता ही है, लेकिन ये कितना इनोवेटिव है। हाँ, आजकल हम सिर्फ एंगल्स बदलते हैं, वो जो इनोवेशन की बात थी इसीलिए मैंने पूछा। जब खासकर प्रतिकूल स्थिति में हम कुछ करके देखते हैं हाँ, ना वैसे। कि मतलब नई नई चीजों को खोजना, नई नई चीजें बनाना। आजकल सारे संसाधन है लेकिन नए एक्सपेरिमेंट कम होते हैं। हमारे समय और एक चीज हुआ करती थी, जो कि आपने देखा, आपने किया भी होगा ऐसे काम, हम उसको बर्नी डीमर कहते थे, नाम आपका अच्छा, लोकल नाम, ऑटो ऑटो ट्रांसफॉर्मर डीमर। तो वो जो डीमर है, तो वो ऐसे लगे होते थे, हाँ, वो सब एक साथ। और उसको डंडे लगे होते थे। तो नौ नौ तीन 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 ऐसे थे, और उसमें फिर मैं कभी 2 हाथ और 2 पैर ऐसे में ऑपरेट करता था, और पूरा, और वही इफेक्ट जो कि आज हम क्रिएट करते हैं। लेकिन वो एक मजेदार बात वही है कि अब तो बाद में वो भी आ गया, एक एक फेडर पे 10 फेडर प्रोग्राम पे। डाल दो। उसमें फेडर कंसेप्ट, ये कब की बात करो मैं, 1985 टू 90s की बात करूं, उस समय इस तरह से हम नहीं, क्योंकि वो बड़ा चैलेंजिंग होता था और बहुत बहुत इनोवेटिव होता था काम। बिल्कुल। तो लाइट के साथ जब आपने पहला प्ले डायरेक्ट किया, तो मतलब कैसे डायरेक्ट किया और कितने चैलेंजेस आपके पास हुए होंगे? हाँ, मतलब पहला प्ले डायरेक्ट करना, जो आपने कहा ना कि मुझे चांस मिला। बिल्कुल। वन नाइट प्ले कंपटीशन में किया था, सतीश आलेकर जी का एक प्ले है, भिंतर इस नाम का। तो और उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। अच्छा। तो ये उस समय तो मेरी बड़ी, हम मराठी में कहते हैं त्रेधा त्रिपिट, मतलब भाग दौड़ हो गई। हाँ। कभी एक्टिंग की तरफ आ रहा हूँ, कभी बाहर से और भी सीन देख रहा हूँ, कभी अपने आप को एंटिसिपेट करके डायरेक्ट, मैं भी खुद को डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपने को एक्टर को डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हंसी भी होती थी, लेकिन वो बड़ा एक एक्साइटिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे डायरेक्शन का मौका मिला। कॉलेज नहीं दिया था मतलब। उसके बाद मैंने और एक नाटक किया है आफ्टर एनएसडी करने के बाद। वो है मंजुला पद्मनाभन, बहुत सीनियर प्ले राइट है, जिनको बाद में हार्वेस्ट प्ले के लिए उनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो उनका एक नाटक है द लाइट्स आउट, वो मैंने मराठी में किया था। और उसके लिए भी एक अलग चैलेंज था कि लाइट्स आउट में लाइट नाटक करना है, मतलब अंधेरे में नाटक करना है, सिर्फ चिमनियां अपना जो घर में होती है ना, उस वो लाइट सोर्सेस है, करना था स्पॉट्स थ्रू ही। लेकिन वो एक डायरेक्टर और लाइट डिजाइन इस तरह से चला, तो मैंने अपने साथ फिर मेरे साथी हैं सुबोध राजगुरु, उनको साथ लिया, और उनके साथ फिर मैंने, क्योंकि मैं अभी मैं उस डायरेक्टर की भूमिका में आ गया था, तब तक मुझे डायरेक्शन भी करना है। और मैंने आपको सच में बता दूं, जब जब मैंने अपना नाटक डायरेक्ट किया है, मैंने लाइट डिजाइनर किसी को, मतलब उतने ही अच्छे कलाकार को मैंने शामिल किया है एज अ लाइट डिजाइनर। मैंने वहां पे एक तय किया कि जब मैं अपना नाटक करूंगा तो मैं लाइट डिजाइन नहीं करूंगा, मैं किसी लाइट डिजाइनर, जैसे आप भी अभी मेरे साथ लाइट डिजाइन के तौर पर शरीक होने वाले। लेकिन आपको लगता नहीं कि मतलब नहीं, कुछ चीजें मुझे छूट जाएंगी, मुझे लाइट करना है, मतलब होता है ना एक अलग सा। वो होता है, वो था, लेकिन एक समय के बाद हो गया धीरे धीरे मेरा फिर माइंडसेट डायरेक्शन की तरफ ज्यादा बढ़ता गया। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैं लाइट डिजाइन के साथ साथ सेट डिजाइन भी करता हूँ। तो सेट डिजाइन आज भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, अभी करता रहता हूँ मतलब। क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है एज ए डायरेक्टर, मैं किसी और ने दिए गए सेट पर, डिजाइन किए सेट पर मैं नाटक ब्लॉक नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, मैंने एक बार करके भी देखा था, लेकिन एक जरूर, मतलब वैसे भी किए हैं मैंने नाटक, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। लेकिन जहां जहां होता है कि खासकर रियलिस्टिक नाटकों की बात है, वहां पे मैं बेसिक डिजाइन मेरा ही होता है। फिर मैं कभी कभी ये करता हूँ कि फिर कोई बड़ा नाटक हो, तो फिर मैं लाइट डिजाइनर के साथ साथ सेट डिजाइनर को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, और मैंने किया भी है। जैसे मकरंद साठी जो अपने प्लेराइट के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वो लाइट से डिजाइनर भी है वेल नोन। तो उनको मैंने मिस्टर बहराम करके बाद में प्ले किया था, उसके लिए उनको से डिजाइनर के तौर पर बुलाया था। और जैसे मेरे साथ एज अ लाइट डिजाइनर सौची चक्रवर्ती इन्होंने काम किया है, पराग शर्मा इन्होंने काम किया है, उन्हें भी सुबोध राजगुरु जिनका मैंने बताया ना। तो ऐसे मंदार पटवर्धन करके है, तो ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट के साथ जुड़ा हूं। तो दादा जब स्कूल आए तो आपने डिजाइनिंग डायरेक्शन लिया, जैसे आपने कहा कि आपको बड़ा इंटरेस्ट था डायरेक्शन में, तो उसी वजह से चूज किया। हाँ, तो क्या चेंजेस आपने महसूस किए, क्योंकि वहां पे भी बहुत काम आप कर चुके थे एज अ डिजाइनर, एज अ डायरेक्टर भी। तो स्कूल में आके क्या परिवर्तन आया आपने, आपने क्या विशेष सीखा यहाँ? जरूर आया, क्योंकि मैं आपको बताऊं वहां पे जबकि मैं ही प्रोत्साहित होकर आपको बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन से हम बने, या हमें एक आइडेंटिटी मिली नाटक करने के तौर पर। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कंपटीशन आपको खुशी जरूर दे सकता है, लेकिन विजन देना, विजन कभी भी छूट जाता है। किस तरह का विजन की आपको थिएटर को और डेप्थफुली समझने की जो जरूरत होती है। थिएटर सिर्फ ये नहीं कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है या ऑडियंस को होल्ड करके रखना है, उसके आगे भी है, विचार प्रवृत्त करने वाला थिएटर है,
क्योंकि हमारे यहाँ पे मराठी थिएटर में भी होता आ रहा है, जैसे जब्बार पटेल हैं, विजय मेहता है, वामन किंद्रे हैं, चंद्रकांत कुलकर्णी, इस तरह के निर्देशकों ने बहुत अच्छा वहां पे काम किया है, मेरे से पहले की जनरेशन में कहूंगा। तो कहना क्या कि उनसे भी प्रेरणा लेकर, और यहाँ पे भी जब मैं दिल्ली में आया और एनएसडी में मैंने देखा, और एनएसडी में सबसे मैंने एक खासियत देखी, हमारे यहाँ पे वर्बल प्ले ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे डिजाइन ओरिएंटेड ज्यादा प्लेस होते हैं, या फिर विजुअल लैंग्वेज को लेकर ज्यादा काम होता है। तो वो मेरे लिए इंसाइटफुल था। जैसे खासकर समझ लीजिए रॉबिन दास हैं, या अमलालाना मैम है, या फिर इवन अनुराधा मैम का भी जिस तरह से काम होता है, या निसार राणा जी का जिस तरह से डिजाइन का एक अपना पर्सपेक्टिव है। तो कह रहे हैं कि इस तरह के काम देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि अरे हाँ नहीं, ये मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ, और मुझे बल्कि यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है। हमारे पे मेरे समय के, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे समय एक बहुत अच्छी चीज थी कि डिजाइन एंड डायरेक्शन ऐसा नाम हुआ करता था कोर्स का। तो उसमें हमें दोनों तरह के टीचर मिले। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, डायरेक्शन के लिए बीएम शाह सर थे, फिर अनामिका हक सर, अनुराधा कपूर। तो इस तरह के डायरेक्टर्स, जो खुद डायरेक्टर्स भी और जो हमें पढ़ाते थे, फिर डिजाइनर्स के तौर पर रॉबिन दास, बापी बोस, देव महापात्रा सर, एच वी शर्मा जी के कुछ लेक्चर्स मिले थे। वो तो मतलब मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ अपने लिए, इतना भाग्यवान समझता कि शायद कुछ। तो तो एक वो रेंज मिली कि ऐसे, मतलब रॉबिन दास सर तो उनके भी सीनियर टीचर, जो जिनसे उन्होंने पढ़ा, वो भी टीचर्स हमें कुछ हद तक, उनसे भी निभा जी भी थी एस्थेटिक्स के तौर पर, उन्होंने बहुत अच्छा हमें, हमारे सच में एस्थेटिक्स के तौर पर तो इतना मजा आता था क्लास करने में, क्योंकि इस तरह से आर्ट को रिसीव अप्रिशिएट करना, ये बड़ा मेरे लिए मोटिवेटिंग था। तो कहना क्या कि इस तरह से एक माहौल था स्कूल में। और कीर्ति मैम ने बहुत एक अच्छा किया था कि उस समय बहुत चीजें ओपन की थी उन्होंने, कि मतलब एकेडमिक्स में कुछ बदलाव आए थे। उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव था कि जैसे समझ लीजिए साउंड एंड वीडियो टेक्नोलॉजी, ये भी उन्होंने हमें कोर्स दिया था, जिसमें मनोरंजन सर ने भी हमें पढ़ाया। तो कीर्ति मैम बहुत हमें, हम जो डिजाइनर स्टूडेंट्स थे डिजाइन एंड डायरेक्शन के, हमें वो फीडबैक भी हमसे लेती थी कि आपके क्लासेस कैसे चल रहे हैं। तो वो उसमें फिर और कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा उसमें। तो मतलब कैसे वो अंतर पता चलता है कि ये डिजाइनिंग और डायरेक्शन की अलग अलग चीजें तैयार हो रही, क्योंकि आप तो दोनों चीजों से जुड़े रहे, तो वो कैसे अलग होता है कि नहीं मुझे डायरेक्टर के लिए ये तैयारी करनी है, डिजाइनर के लिए ये तैयारी करनी है, क्योंकि दोनों एक अलग विषय है। बिल्कुल जरूर है, लेकिन एक तरफ मैं सच बताऊं, ये अभी क्योंकि मैं भी डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ इतने सालों से, इसलिए मैं अलग बोल पा रहा हूँ। लेकिन तब जब स्टूडेंट की स्थिति में था, तो एक ऐसे एक दूसरे इंटरकनेक्टेड ही लगता था, और है भी एक तरह से। लेकिन एक जहां तक है, खासकर तब बात आती, जैसे समझ लीजिए मेरे बैचमेट जो है 4 हम डिजाइन स्टूडेंट थे उसमें, 20 में से अभिलाष पिल्ले, संदीप भट्टाचार्य, संजय झा और मैं। तो हम चारों भी, जी हाँ जी ना, हमने चारों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक दूसरे से सहमति ये की थी कि जो भी गेस्ट प्रोडक्शन होगा, तो हम चारों अपने अपने क्या जिम्मेदारी बांटेंगे। मतलब ये नहीं, मतलब समझ लीजिए अभी हमारे साथ समझ लीजिए कि अभी बीएम शाह जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप लाइट डिजाइन कर रहे हो तो मैं सेट डिजाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें अगर समझ लो, और जैसे हमारे साथ बीवी कारन जी आए थे, इनके रैना सर आए थे, तो उस समय फिर हमने ऐसे ही रोटेट किया। फिर इनके रैना सर करे तो मैं लाइट डिजाइन कर रहा हूँ, अभिलाष पिल्ले क्या कहें स्टेज मैनेजर बने हैं। तो इस तरह से हमने रोटेट रखा अपने आप को, तो हमें वो सारा एक्सपीरियंस एज ए डिजाइनर चारों को मिला। दूसरी बात हमने एक किया कि हम चारों ने भी अपने अपने, जैसे समझ लो आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो हम तीनों आपके लिए जुड़ जाते हैं, जो कि हमारा कल्चर रहा है। तो वो उसमें फिर हम डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकली सीख पाते थे। और डायरेक्शन की जहां तक बात है, कि डायरेक्शन को प्रैक्टिकली जो समझने में अनामिका अक्सर मैम का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जो जिससे उन्होंने सीनवर्स किया हमारे साथ 2 बार, और बाद में फिर प्रोडक्शन भी किया हमारे साथ, राज दर्पण, जो हमारे बैच का एक बहुत बहुत अच्छा प्ले हुआ था। और वो ज्यादा बाद में उस नाटक की वजह से भी हम पहचान गए। तो वो नाटक का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन उन्होंने जो सीनवर्क हमारे साथ किया था एज ए डायरेक्टर स्टूडेंट, डायरेक्शन स्टूडेंट, तो वो बड़ा वो क्या कहते हैं इंसाइटफुल था। और उनके साथ और भी एक टीचर आए थे, उनका भी जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, रघुनंदन सर। रघुनंदन जी ने हमारे साथ हैमलेट पर काम किया था, हैमलेट स्टेक्स पर, और उन्होंने बड़ा एक मतलब आयाम हम, मतलब मुझे
कुछ चीजें तो रिवील बाद में हुई, अरे ये भी मैं कर सकता हूँ। वो साहस जो देना की हिम्मत देनी होती है, मुझे लगता है इन टीचर्स ने जरूर हमें उनका कंट्रीब्यूशन है, जो कि आज जिस तरह से मैं एज ए डायरेक्टर अपने आप को समझ पाता हूँ या फिर कर पाता हूँ। आप लोगों के साथ भी तो डिप्लोमा होता होगा डिजाइन में, तो आपने कौन सा डिप्लोमा चूज किया था? मैंने नारायण सुरभि हमारे यहाँ के सीनियर पोएट है, वेटरन पोएट है, उनके 2 कविताएं चुनी थी। उसमें एक कविता थी पोर्टर के स्वागत, जो रेलवे लाइन पर जो रेलवे स्टेशन पे जो पोर्टर होते हैं, हमाल मतलब, एक वो कैरेक्टर था। और दूसरा कैरेक्टर है एक प्रोस्टिट्यूट की कविता थी, तो मनी ऑर्डर जो अपने घर में भेजती है, जो आपने मुंबई के कामाठीपुरा में काम कर रही है और अपने गांव में छोड़ भेज रही है। तो मैं वो कविता स्वतंत्र है, लेकिन मैंने उनको जोड़ा रिलेशन के तौर पर, बाप और बेटी, कि दोनों को विस्थापित होना पड़ा, एक छोटे गांव से आना पड़ा है। बाप कहीं किसी दूसरे गांव में है, और लड़की मुंबई में बेची गई, उसे मालूम ही नहीं, उसकी जिससे शादी करवाई गई उसने चीटिंग करके उसको कामाठीपुर में बेच दिया। ऐसे मैंने स्टोरी बनाई, और उनको वैसे मैंने 2 स्वगत थे, तो उसका नाम ही था स्वगत स्वगत। सो मैंने उसका नाम हिंदी में रखा था संवाद, संवाद के तौर पर। और उसमें जिन्होंने एक्टिंग किया, उनका नाम मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, यशपाल शर्मा उन्होंने किया, और उनकी अभी जो वाइफ है प्रतिभा शर्मा, प्रतिभा जगताप हुआ करती, तो वो दोनों को लेकर मैंने किया डिप्लोमा। तो मतलब कविता, मतलब ये होता है ना कि टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, लेकिन स्कूल में ज्यादातर लोग अपने हिसाब से ही कविता लेना या इवॉल्व करना, तो कविता क्यों, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कविता इसलिए, हाँ, लेकिन कविता वो छंदबद्ध कविता नहीं थी, वो मुक्त छंद कविता थी। तो उसमें फिर मैंने मोनोलॉग की गुंजाइश देखी, और इसी वजह से मैंने वैसे फिर ढूंढता गया। क्योंकि आपके लिए तो आसान था, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे नाटक देखे थे, किए थे, और मराठी थिएटर वैसे ही बहुत प्ले के मामले में माना जाता है कि वहाँ बहुत सारे प्लेस होते हैं। उसके बाद भी आपने टेक्स्ट ना चुन के एक कविता को अपना विषय बनाया। बराबर, हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, हाँ। तो उस समय वही था कि नया टेक्स्ट उससे उस बहाने क्रिएट हो और कर पाए, वो एक इच्छा थी। फिर आपने वहां से बाहर निकल के मतलब अलग अलग जगह काम किया, अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आप गए, अपने स्टूडेंट के साथ काम किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि आपने भारत, लगभग भारत को कवर किया, कि मतलब आप असम भी गए हैं, आप केरल भी गए हैं, आप कर्नाटक भी गए हैं, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में जरूर बताएं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एज ए डायरेक्टर। हाँ, एज ए प्ले डायरेक्टर भी कहिए या इवन वर्कशॉप कंडक्ट के तौर पर, एज ए टीचर के तौर पर, मुझे सच में अभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है मुझे। मैं उनकी अलग अलग जगह जाने की वजह से मैं ग्रो हो गई। और उसमें जो स्टेप्स है, अगर स्टेप्स के तौर पर अगर बता दूं, पहले तो शुरू में मैं पास आउट हूँ 1994 का, लेकिन मुझे स्कूल की तरफ से पहली जो ऑफर आई थी काम की, वो 2004 को, मतलब 10 साल बाद मैं पहली बार काम किया। तो वो जो मैंने काम किया है, पहला जो मुझे मेरा काम था, पहला तो गुजरात में मुझे भेजा गया था, अहमदाबाद में सुधीर कुलकर्णी सर को असिस्ट करने के तौर पर, वो अंधायुक्त कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा जो काम मिला वो बड़ा इंटरेस्ट है, उसके बारे में जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा। स्टेशन प्रोग्राम के तहत 2006 में अनुराधा मैम ने मुझे एक बार उनका फोन आया अचानक, और उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध, आप कितने जल्दी आ सकते हो दिल्ली, आप आपको एक नॉर्थ ईस्ट में एक जगह पे आपको काम करने के लिए आप कर सकते हैं, क्या आपको इंटरेस्ट है? मैंने जरूर कहूंगा। उन्होंने कहा कितने जल्दी आते? तो मैंने आप बताइए मैम कितना, तो मैं 4 दिन में आ गया तुरंत, और पूरा तैयारी करके 4 मतलब 4-5 दिन में। तो कहना क्या कि फिर यहाँ पे, और उन्होंने मुझे फोन पे बता के रखा था आपको मेघालय में जाना है, सारी बातें क्लियर की थी। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अनिरुद्ध देखो क्या स्थिति है, कि मेरे साथ शीला देवी उनको भी बुलाया था, जो मणिपुर से 2002 के पास आ गए। तो हम दोनों को उन्होंने क्लियरली क्लियरली बताया कि देखो अनिरुद्ध, क्या हुआ है कि हमने मेघालय में एक ऐसी वर्कशॉप शुरू की थी, लेकिन वहां पे वो बहुत छोटे गांव में हो रही है, तो वहां पे वो बन नहीं पा रहा है, जुड़ नहीं पा रहे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग वहां पे काम कर रहे हैं, वो वापिस आना चाहते हैं, तो आप उनके जगह जाएंगे और क्या आप करना चाहोगे? मैंने जरूर करेंगे मैम, एक हमें तो एक चैलेंज है, अच्छा और क्रिएटिव चैलेंज है। तो हमने वैसे हम दोनों को वहां भेजा गया। वो जगह है पिनुरसुला, पिनुरसुला नाम का एक छोटा गांव है, शिलोंग से और ऊपर 4-5 घंटे, मतलब 5-6 घंटे और अंदर होगा, रिमोट खासी हिल्स में, कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स के जमाने में वहाँ के ट्राइबल एरिया पूरा, तो ट्राइब्स को कन्वर्ट किया गया है क्रिश्चियनिटी में। तो चर्चेस है वहाँ पे, लेकिन गाँव बाकी छोटा है। वहाँ पे पूरा ईमा कल्चर है, आप ईमा समझते हैं, ईमा कल्चर ना, लेडीज, हाँ, मतलब स्त्री सत्ता, लेकिन कहने को है सच में। वहां पे जब हम गए और वहां पे हमने स्थितियां जिस तरह से देखी, वहां पे बहुत पॉवर्टी है। वहां पे एक एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं,
मतलब कोई फैमिली प्लानिंग के तौर पर कोई कंट्रोल नहीं। तो और दूसरी तरफ पढ़ाई का मतलब एजुकेशनल ये मेरे जो ग्रुप में जो हमें 20 या 30 स्टूडेंट थे, तो उनमें एक ही लड़का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, वो था 8वीं कक्षा पास। आप समझ सकते हैं। तो कहने का कि ऐसे ग्रुप के साथ हमें जुड़ गया था। तो हमें भी पहले 2 दिन टेंशन आई कि अरे बाप रे! हमारे जो पहले जो थे काम करने वाले वो क्यों चले गए होंगे हम समझ पा रहे। फिर हमने सोचा कि नहीं करेंगे। फिर जब काम शुरू हुआ तो उसने मुझे सच में पहली बार आपको बताऊँ मैं बहुत बहुत तैयारी करके गया था, किताबें लेकर गया था स्टानिस्लॉवस्की की वगैरह सारी। और वहाँ पे जाने के बाद मैं वो किताबें मुझे बैग में रखनी पड़ी। फिर वहाँ पे सरेंडर होना पड़ेगा उनके साथ कि क्योंकि वहाँ पे नाम ही था थिएटर है वर्कशॉप का कि थिएटर रिजुविनेशन। आपको वहाँ पे एक बीज बोना है थिएटर का। तो काम शुरू किया हमने पहले तो थिएटर गेम्स करते रहे। लेकिन इस दिन हमें पता चला कि हमें आगे बढ़ना भी पड़ेगा, प्रोडक्शन भी तो करना है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप था। और वो वहाँ पे मैंने एक और एक चीज़ बताई थी कि वो सिर्फ वर्कशॉप फॉर द वर्कशॉप नहीं है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ वर्कशॉप है कि हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कुछ काम। तो हमने फिर वैसे समझना शुरू किया, उनसे बातें की। तो उसमें एक लड़की आती थी वर्कशॉप में, जिसकी वजह से हमें सब्जेक्ट मिला नाटक का। वो लड़की क्या बस कितना 18 साल की लड़की होगी। वो अपने बेबी को यहाँ पे कपड़े से बांध कर लेकर आती थी और वहां पे आकर दरवाजे को मेन डोर को बांध देती थी। और वो झूले में बेबी भी वहां है और हम भी अंदर वर्कशॉप कर रहे तो बीच में कोई भी उठता था, अगर बेबी रोने लगा तो कोई जाकर उसको झूला देता था, कोई लेकर जाता था बाहर। ये कर रहा संगोपन भी कर रहा है। तो मैंने और शीला ने डिस्कस किया कि अरे, ये तो ऐसा तो होना मुश्किल है, एक बार उससे बात भी कर लेते हैं। तो शीला ने पहले उससे बात की कि देखो आप उसकी माँ हो और हम समझ सकते हैं। आप ऐसा करो एक दिन गैप लेकर आओ, आप अपने बेबी को ठीक तरह से सुला के आ जाओ या फिर घर में किसी को जिम्मेदारी देकर तो वो ये होगी। नहीं नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। हम दोनों लोग चौंक के करे तो बच्चा नहीं मतलब। तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरा सगा भाई है, सबसे छोटा भाई। एक 18 साल की बच्ची और उसका सबसे छोटा भाई। हम दोनों उस दिन स्टन शॉक बैठे। तब हमें पता चला कि सच में जो सुनने में आया था ये रियलिटी है कि एक उसको माँ ने ये बता कर भेजा था तुम्हें वर्कशॉप करना जरूर कर, लेकिन अपने बच्चे अपने भाई की जिम्मेदारी मतलब उसको भी तुम्हें दिन भर संभालना पड़ेगा। ये कर गया। हमें उसके प्रति इतनी संवेदना और जगी। हमने सोचा कि यही नाटक का विषय होना चाहिए और उसी पर हमने स्क्रिप्टिंग किया। तो मेरा नाटक का नाम ही था कि 11वां बच्चा। और उसमें कहानी आगे जाकर ऐसी होती है कि माँ भी प्रेग्नेंट है, बेटी भी प्रेग्नेंट है। हाँ, ऐसा दिखाया था हमने नाटक में कि बेटी भी अभी बेटी क्योंकि 18 साल की हो चुकी है, 18-20 साल की, तो वो भी प्रेग्नेंट है, उसका भी पहला बच्चा होना है और इसका भी बच्चा। लेकिन एक समय पे ऐसी स्थिति होती है कि वहां पे उनको एडमिट करना पड़ता है और माँ गुजर जाती है और वो 2 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब एक इसका अपना बेटा और अपना भाई। तो उस लड़की को दोनों को जिम्मेदारी लेनी है, दोनों बच्चों को अपने छाती पे लगा। ये कहानी यहाँ पे आती थी तो बहुत अच्छी कहानी थी। मतलब ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि वो वहाँ पे बहुत अच्छी लगी उनको। और हमने नाटक की शुरुआत ही की थी वहाँ के रिचुअल से। उनका एक रिचुअल होता है जो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उनका अपना ट्राइबल रिचुअल है कि मुर्गी को जब बेबी जो है जब गोद होती है क्या कहते हैं उसको, प्रेग्नेंट होती है, तो उस पर बूंदे छिड़कते हैं मुर्गी को काटकर उसके खून के। तो वहां भी दिखाना था, मैंने सोचा ये रखेंगे हम रिचुअल। तो वहां से क्योंकि वहां पे बड़ा रिचुअलिस्टिक और सुपरस्टिशियस माहौल मैंने देखा, वहां से हमने शुरू करने की कोशिश सोचा और फिर आगे जाकर फैमिली प्लानिंग तक दिखाया। तो कहना था कि वो कैसे दिखाएं। तो मिट्टी का और आटे का हमने मुर्गी बनाया, वहां के लड़कों ने बनाया और उसको हमने वैसे करके तो वो उनको पहले तो विश्वास हो गया कि हमारे रिचुअल दिखा रहे हैं ऐसे करके। और आगे जाकर फिर उनकी आंखें खुलती है। फिर जो बाप इसके लिए जिम्मेदार है बेटी का, जो अपने 11वें बच्चे तक भी पैदा कर रहा है, मतलब एक तरह से बाप ही जिम्मेदार है, तो उसकी तब आंखें खुलती है क्योंकि उसकी बीवी गुजर जाती है। तो इस तरह का नाटक। तो कहना क्या कि वो नाटक फिर उस हेल्थ मिनिस्ट्री ने आगे जाकर 25 शो किए मेघालय, अलग अलग जाकर आगे फिर हम तो आपने अपने वापस आ गए, लेकिन आगे जाकर वो कुछ 4-5 महीने नाटक चला और उन लड़कों को लेकर वो घूमते थे। तो अनुराधा मैम को जब हमने शेयर किया उनको भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी और शीला को भी अच्छा लगा कि हमने कुछ किया। इतने छोटे गांव में जाकर एक अलग और हम नाटक के जरिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वहां से मेरा एक्सटेंशन प्रोग्राम की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। उसके बाद फिर मैं असम में भी काम किया मैंने। असम में नॉर्थ असम में बिहपुरिया नाम का गाँव है, वहाँ पे मेरे ही सीनियर हैं मृदुल बरुआ, उनके साथ काम किया। 2 बार उनके साथ किया। अनूप हजारिका मेरे ही सीनियर है, उनके साथ किया। भागीरथी दी और बहारुल्ला उनके साथ एक बार मौका मिला। फिर अ, आगे फिर मणिपुर में भी शीला देवी जहाँ से है, तो वहां पे भी मैं 3 बार अलग अलग नाटकों के लिए गया हूँ। तो कहना है कि इस तरह से बड़ा एक एक्सटेंशन प्रोग्राम एक विजन था
मेरे लिए। और वो फिर मैंने महाराष्ट्र में भी मुझे मौका मिला 3 बार कि नागपुर, सोलापुर और कणकवली, इन 3 जगह पे मैंने 40 दिन की वर्कशॉप मुझे कंडक्ट करने का मौका मिला। लेकिन उसमें फिर हम क्या करते थे, हम गाँव-गाँव तक पहुँचते थे। हमारे एडवर्टाइज़ भेजते थे ताकि सिर्फ शहर के स्टूडेंट ना पार्टिसिपेट करें, गाँव के भी आएँ। मुझे लगता है एक बड़ा, और ये बीवी कानन जी का योगदान है, मुझे लगता है उन्होंने ये विज़नरी कांसेप्ट लाई है अपने जी। एनएसडी में, जिसकी वजह से आज भी अभी काम उस तरह से हो रहा है। दादा मतलब एक चीज की आप अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं तो भाषा को लेके कैसे हैंडल करते हैं? कुछ सबकी भाषा अलग सही, बिल्कुल है सही। ना? तो एज अ डायरेक्टर आप लोगों को कैसे हैंडल करते हैं? कोई भाषा, हर भाषा तो आपको आती नहीं, बिल्कुल, नहीं तो है। वहाँ किस तरह की दिक्कतें होती भाषा को हाँ, मैं लेके? आपको खासकर इसलिए उदाहरण साउथ का दूँगा, क्योंकि जैसे अभी शुरुआत में तो मैं एक्सटेंशन प्रोग्राम तहत करता था, बाद में फिर मुझे अपने से भी काम मिलने हुँ, लगा। हुँ, एक थोड़ी पहचान बनने लगी, फिर और भी इंस्टीट्यूशंस बुलाने लगे, थिएटर इंस्टीट्यूशंस, फिल्म इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए ड्रामा डिपार्टमेंट बुलाने हुँ, लगे। जैसे कि गुजरात में बड़ौदा यूनिवर्सिटी है, हुँ, सॉरी, बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी जिसमें ड्रामा डिपार्टमेंट है। केरला में एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट अभी शुरू हुई है कुछ सालों से, के आर नारायणन इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंसेस एंड आर्ट्स, जी, वहाँ पे जा चुका हूँ। फिर चेन्नई में एक बॉफ्टा नाम की इंस्टीट्यूट है। हैदराबाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना थिएटर डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हमारे एनएसडी से भी जी, बहुत अच्छे अध्यापक वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। सत्यव्रत राउत सर या नौशाद सर, जी, कन्हैया कैथवास और विकेन, तो उनके यहाँ पे भी मैं बीच-बीच में जाता हूँ। तो कहना है कि अलग-अलग जगह पे जाता हूँ, या फिर जैसे नीनासम है असम, कर्नाटक में, वो इंस्टीट्यूट मुझे, उस इंस्टीट्यूट में काम करने तो मुझे हर बार मज़ा आता है काम करने में। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में भी जुड़ा रहा। अब उसके लिए मैं अलग उदाहरण देता हूँ, कर्नाटक का जैसे समझ लीजिए। मैं क्या करता हूँ कि मैं भी देखो, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं हिंदी या इंग्लिश में ये हूँ, क्योंकि मैं भी रीजनल आदमी हाँ, हूँ। तो मैं हिंदी में भी कभी फँसता हूँ, कभी इंग्लिश में भी फँसता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे स्वीकारते हैं। मुझे एक लगा कि स्टूडेंट्स भी स्वीकारते हैं और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस भी स्वीकारते हैं, काम करने के तरीके की वजह से होगा शायद। तो कर्नाटक आपको अभी जस्ट मैं पिछले जनवरी में नाटक करके आया हूँ। हमने एनएसडी की, मेरी स्टूडेंट है यहाँ की, श्वेता रानी, तो उसको मैंने एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे साथ लिया। तो मैं तो नाटक जैसे मैंने इनका नाटक चुना था अपने, गिरीश कर्नाड जी का नाटक अभी वहाँ पे एक चुना था, व्हेन द कडू ऑन टोस्ट। वो मैंने कन्नड़ा भाषा में किया है, हुँ, जो कि मैं कन्नड़ा भाषा बिल्कुल नहीं जानता जी, हूँ। मेरे पास इंग्लिश स्क्रिप्ट है, मराठी स्क्रिप्ट था। श्वेता के पास और उनके स्टूडेंट के साथ कन्नड़ा स्क्रिप्ट है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं सिचुएशंस पे काम करता हूँ, इम्प्रोवाइज़ेशंस करता हूँ, क्योंकि बिकॉज़ स्क्रिप्ट तो है मेरे पास, तो मैं वैसे उनको बता पाता हूँ, ह्यूमन बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो कि रियलिस्टिक एक्टिंग का मुझे लगता है मेन कोर हिस्सा है, कि ह्यूमन बिहेवियर पर ज़्यादा बारीकी से काम होना ज़रूरी है। फिर उसके साथ फीलिंग्स, इमोशंस के साथ काम करते हैं। तो इसको मैंने ज़िम्मेदारी दी थी श्वेता को कि आप स्पीच पे काम करोगे उनके साथ, स्पीच पे आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें जो आरोह-अवरोह है वो मैं नहीं समझ पाऊँगा। हुँ, लेकिन मैं धीरे-धीरे मैं आपको बताऊँ, इतने साल से अभी काम कर रहा हूँ अलग-अलग जगह। जैसे के आर नारायण में भी मलयालम में काम किया। चेन्नई में जो सिल्वर किया वो तमिल में किया। मैं मैं फेस रीड कर पाता हूँ। आप अपनी भले अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हो, लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि आप सही बोल पा रहे हो कि नहीं, ये धीरे-धीरे भी आदत हो गई। तो मैं वैसे जुड़ता गया। और श्वेता रानी ने भी मुझे बहुत इस नाटक में हेल्प किया। तो कहना है कि इस तरह से मैं हर जगह पे कोई ना कोई एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर साथ में लेता हूँ, ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी कम्युनिकेशन के तौर पे होता है कि मैं फँसता हूँ समझ लीजिए एक लैंग्वेज में, तो वो ट्रांसलेट करके उनको उसमें बताते हैं। तो इस तरह से अभी धीरे-धीरे साउथ में भी अलग-अलग राज्यों में काम करना शुरू नहीं क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि डायरेक्टर का ज़्यादातर काम जो होता है टेक्स्ट पे होता है, मतलब मेंटली एक्टर के साथ काम करना होता है, हुँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ना पड़ता है बिल्कुल। एक्टर के साथ। हुँ, अब ज़रूरी नहीं कि सबको इंग्लिश आती हो या हिंदी आती हो, बिल्कुल। किसी को अपनी ही भाषा आती है हाँ, बराबर। और उसको दिक्कत होती है। उसको भी दिक्कत होती है, हाँ, बिल्कुल, तो एज़ अ डायरेक्टर ही हमें ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ़ नाटक का होता है, सब कुछ डायरेक्टर ही होता है, बिल्कुल। तो उसे ही एक्टर को ट्रीट करना है। आपको 2 जगह का उदाहरण दूँगा इसके लिए, जैसे कर्नाटक का भी और केरला में भी। अ, जैसे अभी जिस नाटक में मैंने अभी किया था, तो एक एक्टर था, उसको हिंदी भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती हुँ, थी। वो मेरी तरफ सिर्फ लेकिन देखता रहता हाँ, था, हाँ, और वो भी रीड करता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, फिर जब कभी-कभी समय आता था कि मैं भी नहीं, तो श्वेता रानी तो समझाती थी उसे, लेकिन उस एक के बाद फिर उसने उसको ही एक बार बोला, श्वेता को, मतलब उस कन्नड़ा भाषा में, कि आप मुझे मत बताइए, मैं उनको उनको सुनना चाहता हूँ। तो मैं भी चौंक गया कि अरे! ये क्या है? तो उसने भी मुझे कहा कि नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना, उतना तो बोल पाता था हिंदी तो टूटा-फूटा, लेकिन वो बोलते आपसे मैं समझ पा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि अब आदत हो गई आपसे क्योंकि आप जिस
एनर्जी के साथ हमें बताते हो, तो उस एनर्जी से ही हमें समझ आता है। तो मुझे भी अच्छा लगा, श्वेता को भी अच्छा लगा कि अरे! इस तरह से अगर कोई अगर जुड़ रहा है। केरला में भी ऐसे हुआ था कि वो बात-बात में मेरी 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 बातों से ये हो गए। हाँ, वहाँ पे लैंग्वेज को लेकर समझना ज़रूरी होता था, लेकिन जुड़ते गए वो, बल्कि और ज़्यादा कहते हैं ना कि आत्मीयता से वो सुनते थे मुझे और बारीकी से। तो वो अभी मुझे लगता है ना, यहाँ पे आफ्टर ऑल थिएटर इज़ नॉट रिलेटेड विथ ओनली रिलेटेड विथ लैंग्वेज। थिएटर इज़ समथिंग अबव। वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंटरैक्शन उससे जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है वो फिर आपको नज़दीक लाता है, कहीं पे भी आप जाओ। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, थिएटर तो जोड़ने का ही ब्रिज का ही काम हाँ, करता है। और प्रैक्टिकली मैं बता पा रहा हूँ कि मैं कर चुका हूँ इस तरह से। जी। तो दादा आपने वापस जाके पुणे में कमर्शियल थिएटर भी किया, हाँ, तो पुणे में नहीं किया एक्चुअली, मुंबई में किया। मुंबई में क्या? पुणे में इतना कमर्शियल नहीं होता है, जी। क्योंकि मुंबई हमारा एक ऐसा स्थान बना है कि सभी लोग मुंबई में जाते थे कमर्शियल थिएटर। मैंने 2 कमर्शियल नाटक किए ज़रूर। तो क्या अंतर लगा कि मतलब जो आपने पूरे भारत में घूम के प्लेस किए या यूनिवर्सिटी में सीखा, फिर कमर्शियल प्लेस जो किए, उन दोनों में क्या मेन अंतर पाया आपने? हाँ, मैं जिस प्रेरणा से मैं एक्चुअली कमर्शियल थिएटर में गया था शुरू में, उसके पहले बारे में बता दूँगा, क्योंकि मेरे से जो पहली जनरेशन है, जैसे कि मैंने जिनका ज़िक्र किया अभी, वामन केंद्रे हैं, या फिर विजय मेहता जी हैं, या फिर जब्बार पटेल जी, तो उनके समय सच में थॉट प्रोवोकिंग थिएटर होता था, जो कि कमर्शियल में भी होता था। मतलब कमर्शियल में भी उतने ही जिसको हम नाम देते हैं प्रोफेशनल थिएटर, नॉट ओनली कमर्शियल। तो उसी प्रेरणा से मैं भी करने गया था, और मैंने उसी तरीके के नाटक, मैंने जो नाटक चुने वो सोशल रियलिस्टिक प्लेस चुने, कि सोशली भी कनेक्ट करे लोगों से, रिलेवेंस के तौर पर। एक नाटक है संजय पवार, इनका एक नाटक है कौन मुंटा टक्का दिला, वो भी क्या है, उपेंद्र इल्म में, आप शायद उनको जानते होंगे। उपेंद्र इल्म में वो है एक्टर हैं जो जिनको जोगवा फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, तो वो लीड रोल करते थे उसमें। और दूसरे जो नाटक था, जयंत पवार जी का नाटक है, काय डेंजर वारा सुटला है, इस नाम का नाटक है, जो कि मुंबई के ही एक दादर की घटी घटना पर आधारित था। वो भी बड़ा सोशली रेलेवेंट था, उसको सोशल प्ले का ही अवार्ड मिला था उस समय। कहना मुझे कि उस तरह के मैंने भी प्ले करना हुँ। सोचा, लेकिन आपको सच में सद्य स्थिति अभी ऐसे बता दूं, प्रोड्यूसर फिर वो देखने लगते हैं कि इस तरह के नाटक चलेंगे नहीं, इस तरह के नाटक आजकल कौन देखता है, ये टिपिकल जो कोरोना सभी जगह होता है, हमें तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए, लोगों को और क्यों तकलीफ दे रहे हो आप इस तरह के नाटक दिखाकर। तो अभी अभी जो 2010 के बाद जिस तरह का थिएटर कमर्शियल में हो रहा है, मतलब हम जैसे थिएटर करने वाले उससे जरा दूर होने लगे। क्यों? क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बहुत कम लोग, एक आध कोई प्रोड्यूसर मुश्किल से तैयार होता है, अदरवाइज ज्यादातर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट ऐसे नाटक होते हैं, और वो फिर मैं नहीं करना चाहता था, वो मेरा कभी चॉइस था भी नहीं। तो मैं फिर एकेडमिक प्रोडक्शन में ज्यादा रमबाड़ हो गया, रमबाड़ कहते हैं, मतलब ज्यादा ज़्यादा मतलब रुचि लगने लगी। रुचि। और वो मैं क्यों बताऊं, मैं उसमें ये नहीं कि एकेडमिक प्रोडक्शन मतलब सिर्फ स्टूडेंट के साथ काम करना, उस बहाने मुझे ना अपने चॉइस के नाटक करने का मौका। अगर आप मेरे अलग अलग जो मैंने नाटक किया है, रक्त पुष्प, महापुर, विरासत, लोअर डेप्थ जैसा नाटक जो कि यहाँ एनएसडी में मैंने किया, हुँ। और मुंबई यूनिवर्सिटी में किया था, पुणे में भी मराठी में किया था। कहना क्या है कि अलग अलग जगह पे इस तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जब ये नाटक करता हूँ, अपने चॉइस से कर पाता हूँ, अपने विजन से कर पाता हूँ। ये मुझे फ्रीडम स्कूल्स में अलग अलग जगह पे मिलता है, हर थिएटर इंस्टीट्यूशन में। तो उसका एक मजा है। और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि आगे जाकर होने वाले प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, मैं उनको वैसे ट्रीट करता हूँ। मैं उनको बच्चों जैसे नहीं, मैं कभी मेरे मुंह से कभी नहीं कहता आप बच्चे हो या आप नौसिखिए हो, नहीं। मैं उनको एनकरेज इस तरह से करता, तो कहता हूँ, हर बार उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी आप 2 साल में या 1 साल में पास आउट होगे, और आगे जाकर आपको फिर प्रोफेशनल इसमें काम करना है। तो यही आपको मौका है कि बीइंग प्रोफेशनल एक्टर क्या होता है, इस तरह से काम करना चाहिए। और मैं उनको उसी विश्वास के साथ और उसी रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ जुड़ा था। हुँ। तो वो मुझे एनएसडी से लेकर एफटीआई है, या फिर और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे अभी मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का, पुणे यूनिवर्सिटी का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, या और भी। तो कहने का कि वहां पे मुझे ये बड़ा एक फ्रीडम मिलता है, क्रिएटिव फ्रीडम की बात है। हाँ, बजट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंट्रोल वो भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर मुझे लगने लगा कि मैं जिस विचार के नाटक करना चाहता हूँ, वो विचार के नाटक और वो कलात्मक अ, या फिर सृजनशीलता अगर मैं यहाँ पे अगर मिल पा रही है, तो मैं फिर कमर्शियल थिएटर की तरफ क्यों भागूं, ये मेरा विचार। जैसे आजकल कमर्शियल थिएटर में होता है ना कि मतलब कमर्शियल थिएटर में एक मेन हीरो चाहिए, वो फ़िल्म का हो या सीरियल का हो। तो क्या पहले भी ऐसे होता था कि पहले मतलब इतना नहीं था, अब जबकि मैंने आपको उपेंद्र लिमी का हाँ, नाम वही इसलिए बताया, मैंने पूछा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं उनको लिया था कि वो फ़िल्म जोगवा फ़िल्म आ चुकी है और उनसे हमें फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं था। वो पहले जैसे कि मैंने कहा कि एक वो ऑलरेडी हम कॉलेज के हम दोस्त थे एक्चुअली, अच्छा। पुणे के।
और ये नाटक हम तब सुबोध पंडित उनके निर्देशन में हम कर चुके थे, जिसके लिए मैंने लाइट डिजाइन किया था। ये एक्चुअली आपको इंटरेस्टिंग बात हो तो ये नाटक का ऑफर उन्हीं की तरफ से आया मुझे, उपेंद्र लिमय की तरफ से। 2012 की बात है। उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध, ये हम नाटक तब कर चुके थे और तब तुमने लाइट डिजाइन किया था, इस बार आप डायरेक्ट करो और मुझे लेकर करो। तो मुझे भी अच्छा लगा कि एक इतना सीनियर एक्टर अगर मुझे पूछ रहा है कि अरे हम ये नाटक करते हैं, तो मैंने उसी उत्साह के साथ किया। तो हमें वो ये था, मैं बिल्कुल अभी ओपनली अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये मेरे मन में, जबकि मैंने दूसरा जो नाटक है उसमें जो लीड रोल करने वाले थे वो अधांतर में पहले जो ओरिजिनल अधांतर मतलब जो मराठी में हो चुका है अधांतर, उस नाटक में उन्होंने रानी की भूमिका निभाई थी। अनिल गवास उनका नाम है। तो मुझे, मैं बहुत उनका एज ए एक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा था कि उनको मैं लूंगा। उसके पीछे ये नहीं था कि इनके पीछे कितनी टिकटें बेची जाएंगी, ये नहीं था पीछा। लेकिन मैंने हमारे प्रोड्यूसर को मैंने कन्विंस किया कि नहीं, मुझे यही इन्हीं एक्टर के साथ काम करना है और क्योंकि मैं वो रोल यही कर सकता सर, तो ऐसे होता गया। लेकिन ये जरूर है, आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही। अभी जो जिस तरह से थिएटर हो रहा है खासकर पिछले दशक में, उसमें एक, क्योंकि अभी आप देखेंगे, एक अलग आपको बताता हूँ कैसे होता है कि समझ लीजिए एक सीरियल आती है, उसमें कोई घर घर, आज सब फिल्म का एक्टर नहीं चुनता, ये सीरियल का चुनते। क्यों? क्योंकि वो सीरियल आती है, वो घर घर तक पहुंचती है और बाद में सीरियल बंद हो जाती है। उस एक्टर के लिए भी लगता है कि अब मुझे फिर तो कोई सीरियल में नहीं लेगा, क्योंकि इतना ओवर एक्सपोज हो चुका हूँ। तो वो नाटक में आना चाहते हैं, लेकिन आते ऐसे हैं कि जैसे कि मतलब उनकी वजह से नाटक अभी होना है, और प्रोड्यूसर भी उनका उसी तरीके से स्वागत करते हैं। वो उनका एक अलग अपना एक कमर्शियल क्या कहते हैं प्लानिंग है, वो उसको भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि अरे, अगर क्योंकि अगर इस तरह से प्लानिंग होकर नाटक करना है तो फिर क्या फायदा ना, कि नाटक की वजह से एक्टर चुने चुने जाने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक्टर की वजह से नाटक लिखा नहीं जाना चाहिए, ये मुझे लगता है। और जो कि अभी कुछ कुछ जगह दिखता है कि एक्टर को दिमाग में सामने रखकर प्लेरेट भी लिख रहा है, डायरेक्टर भी सोच रहा है कि इनको लेकर हम नाटक रचाएंगे। तो मतलब काफी लोगों से मैंने गपशप के दौरान भी क्वेश्चन पूछा है कि थिएटर में अभी, अगर बॉम्बे को छोड़ दें और जहाँ थिएटर की बात करें, तो पहले ऐसा लोग कहते हैं कि जय मनोहर सिंह जी होते थे, है ना, कि ऐसे एक्टर होते थे, जैसे नसीर साहब होते थे, जो थिएटर से फेमस हुए, तब थिएटर में उनका बड़ा नाम हुआ। अभी थिएटर में ऐसी कोई परंपरा बची नहीं, मतलब कि अगर हम नाम लेके थिएटर में 10 एक्टर के नाम बता दें, तो इसीलिए शायद फिल्मों के एक्टर ही लिए जाते हैं। ऐसा क्या हुआ नहीं, जिसकी लेकिन वजह इसमें से? अभी इसमें आप देखें ना, इसमें क्योंकि अभी प्लानिंग ही बदल गया ना। अब नाटक, खासकर हमारे कमर्शियल नाटक की बात करूँ तो अभी प्रोड्यूसर से नजर से ही होता है ज्यादातर। जैसे कि आप सीरियल देखते हो, सीरियल किसी ईपी के नजर से होता है, वहां पे डायरेक्टर की भी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आजकल आप सीरियल देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से उन्हीं का ही ज्यादा चलता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से अगर ओवर पावर करने लगेंगे तो फिर क्रिएटिव एक जो फ्रीडम है डायरेक्टर को करना है या फिर एक्टर को भी, वो फिर कहीं ना कहीं बंध जाएंगे ऐसा। और वही हो रहा है, मेरे सफोकेटिंग और दिखता है। क्योंकि यार थिएटर में इतना मतलब मैं उसकी इकोनॉमिक्स को मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन पहले भी विजय मेहता जी भी तो करती थी ना प्रोफेशनल प्ले। हाँ, लेकिन उनके प्रोड्यूसर उनको साथ देते थे, उनको उनके उनके विचार, जो नाटक जिस तरह से लिखे जाते थे, जैसे विजय तेंदुलकर जी के नाटक ज्यादातर कमर्शियल में ही हुए। हाँ, मैं ऐसे क्यों महेश एलकुंच और उनके नाटक कमर्शियल में ही हुए, लेकिन वो रिस्क लेने वाले प्रोड्यूसर भी उस समय थे ना, ये मैं कह रहा हूँ। या ऐसा नहीं है कि मतलब एक्टर को उतना प्रमोशन नहीं मिलता थिएटर में कि वो उस तरह का नाम कमा ले, थिएटर में अपने आप को सरवाइव कर पाए, क्योंकि जैसे पहले होते थे कि लोग थिएटर में भी रहते थे नहीं, ये तब। स्थिति तो अभी सिर्फ बहुत जगह पे यही स्थिति है कि अभी सच में, और ये रियलिटी उसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि थिएटर से सच में अभी मुश्किल हो रहा है सिर्फ थिएटर से सर्वाइव करना। लेकिन मेरा उसके पीछे मेरा अपना एक विचार है। मैं कभी, जो कि मैं भी कभी कभी शॉर्ट फिल्म में काम करता हूँ, मुझे कभी कोई एक्टर के तौर पर पूछता है काम करने, मैं जरूर करता हूँ। मुझे, मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे भी फिल्म का आकर्षण शुरू में जरूर था जी। कि जैसे कि जब मैं पास आउट हुआ तो उसके, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तो मैंने तिग्मांशु धुलिया इनके साथ जरूर करीब करीब मैंने 5 साल उनके साथ असिस्ट असिस्ट किया उनको। हासिल जो सिनेमा उन्होंने डायरेक्ट किया था उसके लिए मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मैंने जिम्मेदारी निभाई थी। कहना मुझे क्या है कि वो आगे जाकर शायद मुझे मौका मिलता, मैं फिल्म भी बनाता। लेकिन मैं फिर थिएटर की तरफ, मैं फिर 2000 के बाद मैं थिएटर की तरफ मुड़ गया। और मुझे अंदर से क्योंकि थिएटर ही करना था, एक जो होता है ना कि एक रुचि जो है, तो मुझे थिएटर में ज्यादा मुझे रुचि लगी और मैं थिएटर करता गया। कहना मुझे ये है कि मेरा ऐसा विचार है इसके बारे में। देखो, आप जरूर आप सभी फील्ड में काम करके देखना चाहिए, वेब सीरीज करना चाहिए, सीरियल जरूर करो, सिनेमा जरूर करो, लेकिन जब थिएटर करो ना, तो थिएटर करो। मैं थिएटर भी नहीं कहूंगा, शब्द थिएटर तो बहुत बड़ा हो गया कंसेप्ट।
नाटक की बात करो, कोई एक नाटक करो, बीच में समझ लो आप 4 सीरीज करो, लेकिन एक नाटक करने के लिए आप समय निकालो तो प्रॉपर निकालो ना समय। आप उपकार करने के जैसे मत नाटक करो, ये मेरा मानना है। नाटक तभी करो जब आपको लगता है कि अरे मेरी वो भी, जैसे कि नसीर भाई करते हैं, अभी भी करते हैं। नसीर भाई ने, जब आपने भी, हम सभी देख रहे हैं, हम, वो तो हमारे प्रेरणा एक तरह से कि उन्होंने जिस तरह का थिएटर उस समय किया, फिल्म भी कर रहे थे, फिल्म के समय फिल्म करते थे और थिएटर कर रहे तो अपना थिएटर कर, नाटक कर रहे तो उतने ही लगन से और उतने ही पैशन से करते हैं, वो आजकल कमी दिखता है। जो कि मेरा मानना है, मतलब मैं भी एज ए डायरेक्टर मानता हूँ कि नाटक उसी पैशन के साथ करना चाहिए। भले आप एक्टिंग के तौर पर करो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट करो। तो जैसे आप डायरेक्ट करते हैं तो मतलब ऐसा भी तो होता होगा ना, आपको भी बहुत सारे डायरेक्टर पसंद आते होंगे जो अभी कर रहे हैं, तो कौन ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके काम आपको बड़े अच्छे लगते हैं, अभी कर रहे हैं लोग अभी काम? जैसे ना, मैं अपने कंटेम्पररी डायरेक्टर्स का अगर मैं उनके बारे में जिक्र करूँ, तो जिनके बारे में सच में मैं उनके काम से मुझे भी कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, या फिर कुछ एक नया काम, एक इनोवेटिव काम दिखता है, जैसे कि अभिलाष पिल्लई है, और उनके साथ साथ शंकर वेंकटेश्वरन है। उनका काम मुझे हर बार इंस्पायर करता है कि वो जिस तरह से नए तरीके से सोचते हैं, लैंग्वेज को लेकर सोचते हैं। एक साउथ के और एक डायरेक्टर है ज्योतिष, वो भी है। स्वाति चक्रवर्ती है, उन्होंने भी जिस तरह से अभी दिल्ली में इस तरह से काम करते हैं। या फिर अम, एक अभी जो मेरे से जूनियर है लेकिन मैंने नाटक देखा उनका, और मुझे, मैंने उनको बहुत ये लगा कि अजित पालावत, उन्होंने अभी मिडसमर नाइट्स ड्रीम को नए से एडप्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा कि जिस नए अंदाज से उन्होंने उसको, और राजस्थान की बैकग्राउंड में उसको ये किया। तो इस तरह के अलग अलग, मानव कौल है, मानव कौल तो मेरे बिल्कुल समकालीन डेट है। उनका, उनकी सादगी मुझे पसंद आती है, उनके लिखने में भी और डायरेक्शन में भी, क्योंकि उनके मैंने नाटक देखे, कुमुद मिश्रा का नाटक है, कुमुद मिश्रा मेरे बैचमेट है, इल्हाम उनका नाटक है, इतना सादगी भरा नाटक, इतना बिल्कुल चुपता, मतलब छूता है वो नाटक। और उसमें मुझे लगता है मानव कौल का एज ए प्लेरेट और डायरेक्टर के तौर पर उनका नई कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से अलग अलग निर्देशक हैं। कुमुद कुमुद दा का तो मतलब नौशाद है, जैसे कि नौशाद है, ये उनका भी एक काम, एक नजरिया है। युकी इलियस मुंबई की एक थिएटर निर्देशिका और एक्टर भी है, खुद एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। उनका भी काम मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह से वो जिस सादगी से वो एक क्योंकि आज मैं सोलो परफॉर्मेंस जिस तरह से अलग अलग देखता हूँ, क्रिएटेड लगते हैं, लेकिन युकी का जब मैं काम देखता हूँ तो इतना स्वाभाविक लगता है, जिस तरह से वो एक्सप्लोर करते हैं अपने काम, इस तरह से। दादा एक चीज की मतलब जब हम स्कूल में थे तो एक बात होती थी, रियलिज्म पे बात हो तो अनिरुद्ध जी को बुला लो, तो ऐसा कैसे जुड़ा आपके साथ रियलिज्म? एक्चुअली इसके लिए मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एनएसडी के बाद ही नहीं, मैं जो मैं पहले भी काम करता था, एनएसडी से पहले भी, जिस तरह से हम पर संस्कार, मतलब संस्कारी शब्द बड़ा वो होता है, लेकिन जिस तरह का मैंने थिएटर देखा है, जैसे मैं विजय मेहता जी के नाटकों से बहुत प्रेरित था, ये मेरे अपब्रिंगिंग में कहूंगा। मैं और स्टाइल्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही स्टाइल है, लेकिन जैसे घासरम कोतवाल भी मेरा बहुत पसंदीदा नाटक है, महानिर्वाण जैसा नाटक है। लेकिन बाड़ा छह मंदिर जब मैंने देखा विजय भाई का, तब मुझे सच में लगा कि अरे ये बहुत ज्यादा मुझे रिलेट कर रहा था, और मुझे अंदर से लगने लगा कि मेरा भी कहीं ना रुझान रियलिज्म की तरफ है क्या। लेकिन मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, वहां से तो मैं विजय भाई का जैसे नाटक देखा और उससे मैं प्रेरणा लेकर यहाँ पे आया, लेकिन एनएसडी में भी आकर यहाँ पे जिस तरह से मैंने नाटक देखा, आपको एक उस समय की बात बताता हूँ। मैं सेकंड ईयर में था, तब अलकाजी सर ने, उनका एक थिएटर ग्रुप यहाँ पे होता था, लिटिल थिएटर ग्रुप, वो अपना एक, उन्होंने वर्कशॉप कर रहे थे, तो उन्होंने वाड़ा चिरेबंदी और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है मगने तायागढ़ी, वो दोनों नाटक यहाँ पे हिंदी में किए थे उस समय। और वो नाटक देखने के बाद तो मुझे और ज्यादा लगा कि जिस तरह से अलकाजी सर ने रियलिज्म को जिस तरह से एक्सप्लोर किया था, और जितना बारीकी से और जो डेप्थफुली साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पर उन्होंने कनेक्ट किया था, तब मुझे वो नाटक मेरे तो और ज्यादा हो गया कि अरे हाँ, ये वो एक मतलब प्रेरित होना कहते हैं ना वैसे। और ऐसे फिर यहाँ पे और भी ज्यादा रॉबिन दास सर की भी एक नाटक देखा, कीर्ति जैन मैम का एक नाटक देखा था, तो यानी कि इस तरह के अलग अलग नाटक यहाँ पे भी देखने मिले रियलिस्टिक तौर पर। और वो नर्चरिंग फिर होता गया, एनकर रैना सर ने भी हमारे साथ लोडेक्स किया था, उससे भी एक प्रेरणा मिली। पास आउट होने के बाद एक मेरा अपना फिर एक रुझान एक धीरे धीरे बनता गया कि मैं और कैसे आगे बढ़ूं। तो आपको और एक प्रेरणा बताऊंगा नसीर भाई के बारे में। नसीर भाई हमें तब पढ़ाने आते थे, स्टानिस्लावस्की की सिस्टम का बेस के तौर पर वो पढ़ाने आते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टम है, वो अपने ही एक्सपीरियंस के तौर पर पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए आधार लिया था स्टानिस्लावस्की सिस्टम को, जो वो भी खुद बिलीव करते हैं उस सिस्टम को लेकर। और वो उनकी जो 2 वर्कशॉप हुई, हमारे दोस्त हमारे बैच के साथ 2 बार आए थे वो,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हम जो डायरेक्शन स्टूडेंट है, डिजाइन डायरेक्शन स्टूडेंट, उनके वर्कशॉप में हम शरीक हुए थे, हमें परमिशन मिली थी उनके साथ, नहीं तो अदरवाइज होता नहीं यहाँ पे कि एक्टिंग एक्टिंग करेंगे एक्टिंग वाले, हाँ ये वाली। हमारे साथ उन्होंने बहुत, और बिल्कुल उन्होंने मतलब उन्होंने भी बहुत हमें स्वागत क्या कहते हैं, बहुत प्रोत्साहित किया कि आप जरूर शामिल हो जाइए। तो हम चारों को भी उसका लाभ मिला। तो वो भी एक मेरे क्या कहते हैं, एक आंखें खोलने वाला एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो यही मेरी क्या पूंजी थी कि आगे जाकर जब मैं पास आउट होने के बाद जब मैंने अपना काम शुरू, खासकर मुझे 98 में 1998 में पहला मौका मिला पढ़ाने का, वो सतीश आलेकर सर ने दिया था। पुणे यूनिवर्सिटी का जो ड्रामा डिपार्टमेंट है, ललित कला केंद्र, वहां पे मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया। तब तक हिम्मत नहीं थी, लेकिन आलेकर सर ने कहा, अनिल आप कभी तो वर्कशॉप भी करके देखो। उन्होंने मुझ में वो चेतना जगाई, कह रहे करके देखो, अगर शायद पता कि आप में टीचर हूँ, और कोई शायद वो मुझे ऑब्जर्व करते होंगे ऐसे, और मुझे वो मौका दिया तो मुझे सच में लगने लगा कि मुझे करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे नाटक करने का भी एक मौका दिया, जो कि मैंने 2002 के बैच के साथ किया था बाद में। वो प्ले के बारे में जरूर मैं शेयर करूंगा। वो रूरल प्ले है हमारे यहाँ का, तू बेड़ा कुम्हार, वेंकटेश माडगुलकर हमारे एक वेटरन प्लेराइट है, उनका वो नाटक है। वो नाटक मैंने इन्वायरमेंटल स्पेस में किया था, 50 फीट के ऊपर। ये मेरा पहला नाटक है रियलिस्टिक, जिससे मेरा रियलिज्म पे विश्वास बना। तो वो रियलिस्टिक रूरल प्ले था मराठी, और उसके लिए मैंने स्टानिस्लॉवस्की सिस्टम का आना एक्टिंग के तौर पर, थियरी के तौर पर। और उससे पहले मैं ऑलरेडी मैं उन्हीं स्टूडेंट के साथ वर्कशॉप कर चुका था, और उनके साथ अभी प्रोडक्शन भी कर रहा था। लेकिन मेरे लिए और स्टूडेंट्स के लिए वो एक विश्वास था कि एक वेस्टर्न थियरी एक्टिंग की, वो हम समझकर एक रियलिस्टिक रूरल, मराठी रूरल कैरेक्टर्स को हम उनकी बायोग्राफी बना रहे हैं, उनके उनके सीन्स बना रहे हैं, और एक नाटक बन रहा है। और वो नाटक बहुत, वो मतलब सभी को अच्छा लगा, सभी को मतलब सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं, तो आम लोग भी उसको पसंद करने लगे। बाद में उसके शोज जो है उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे तब विश्वास हुआ कि अरे रियलिज्म ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो क्या कहते हैं ना, प्रेरणा है, वो उस तरफ है, रियलिज्म की तरफ मेरा खिंचाव है। और दूसरा ये भी विश्वास हुआ कि मैं पढ़ा पाता हूँ, मतलब पढ़ाना भी चाहिए मुझे, और ये मेरा एक करियर बन सकता है। और सच में उसी समय 2002 के बाद मेरा करियर ही बदल गया। मैं फिर वर्कशॉप भी करता गया, और दूसरी तरफ मैं वर्कशॉप कंडक्ट भी करता गया, और खासकर यही सब्जेक्ट में आगे उसमें ही डेप्थफुली काम करता गया, रियलिस्टिक एक्टिंग बेस्ड ऑन स्टानिस्लॉवस्की सिस्टम। और दूसरा फिर ये था कि प्ले डायरेक्टर के तौर पर मैं काम करता गया। तो इतने समय से आप इस विषय पे काम कर रहे हैं, तो क्या नई चीज आपने पाई उसमें? क्योंकि जब हम लगातार काम करते हैं तो कहीं ना कहीं नई चीजें भी जनरेट होती रहती जरूर जरूर। है ना? हम अपनी एक भाषा गढ़ते हैं, अपनी भाषा बनाते हैं। तो आपको क्या नया मिला, नयापन मिला? क्योंकि रियलिज्म में भी चेंज आया है, बिल्कुल। जो चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, तो इंसान में भी वो चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या नाटक में भी उस तरह के चेंजेस मैंने आए? मैंने कैसे अपने आप को भी इसलिए मैंने फ्रेश रखने की कोशिश, मतलब कैसे बताता हूँ, हमारे मराठी थिएटर का एक जो कमर्शियल थिएटर का में जो एक रियलिस्टिक नाटक होते हैं, वो एक बॉक्स सेट में फंसे हुए हैं, बॉक्स सेट। जी। हाँ, मैं उससे बाहर आने लगा फिर। जैसे कि मैंने अभी ये पहला ही नाटक उन्होंने बोला कि एनवायरमेंटल स्पेस में किया था, वहां पे बहुत झाड़ियां बहुत है, बहुत बरगद के पेड़ वगैरह, उसके पास मैंने किया था। वहां से जो शुरुआत की, तो फिर जैसे उसके आगे मैंने एक महापुर नाम का नाटक है सतीश आलेकर जी का, वो उस इंटीमेट स्पेस में किया, और उसके ऑडियंस भी ऐसे थी, जैसे हम आमने सामने बैठे हैं, तो वैसे किया था, 2007 में किया था, कि आमने सामने ऑडियंस है, जैसे कि टेनिस कोर्ट में बैठते हैं हम, और बीच में नाटक घट रहा है, और हम दोनों उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑडियंस। तो वहां पे भी एक फॉर्म ब्रेक हो गया। फिर मैंने और एक रिकामी बाजू किया था, वो बड़े सीमित सजेस्टिव सेट में, सजेस्टिव प्रॉपर्टीज में किया था, और उसमें कैरेक्टर्स बदले, मतलब 3 ही एक्टर्स थे, और करीब करीब वो 35 कैरेक्टर करते थे, 35 कैरेक्टर्स इन वन प्ले। तो 3 ही एक्टर्स अलग अलग, तो उसमें रोल के बदलाव के तौर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा। ऐसे ही करते करते लोडअप जैसा नाटक मुझे मिला, वो मेरे लिए और एक सीख, मेरे लिए भी एक सीख थी वो लोडअप ये नाटक। क्योंकि वो मेरी चाहत थी मन में कि जिनका मैं थ्योरी पर मैं बिलीव करता हूँ, वो स्टानिस्लॉवस्की, उन्होंने जो नाटक किया था, वो नाटक एक बार मैं करके देखूं अपने से। तो वो नाटक मैं 3 बार मैंने किया है अलग अलग जगह पे, पुणे में तलघर इस नाम से मराठी में, फिर बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी में ओपन स्पेस में किया, और हमारे एनएसडी में इंटीमेट स्पेस में किया। और यहाँ पे आकर मुझे उसको पूर्णत्व मिला, मतलब कैसे, जो नाटक में जैसे लिखा भी गया है कि तलछट पे घटता है नाटक, मतलब नाटक नहीं, वो प्रसंग, कि एक बिल्डिंग के नीचे वो सारे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो बहुमुख है, तो बहुमुख में मैंने वैसा सेटअप डिजाइन किया। तो ऑडिटर में ऐसे बनाया, टू एक ऐसे एंगल में,
और वो ऊपर से देखते थे नाटक और नाटक नीचे तलछट में रखता था, वो फीलिंग थी। तो वो मतलब कहना क्या कि एक्सपेरिमेंट मैं अपने से ही करता गया, ये नहीं कि फंस गया हूँ, रिजिड रिजिड हो गया रियलिज्म में, बल्कि मैं अगर जहां तक बहुत कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक बीच में ऐसा दौर भी आया था 80s में, 80s के 90s में, कि रियलिज्म तो एक सुपरफिशियल होता है, और ये तो हर एक अपना अपना मानना हो सकता है। मैंने जिस तरह से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं जिस तरह से बारीकी से काम ढूंढता हूँ, जैसे कि हम कंसीव करते होते नाटक को, तो मैं हर बार, मैंने रियलिस्टिक कोई भी नया नाटक चुनता हूँ, तो मैं उसमें, और मुझे सच में, मतलब कोई ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें नयापन दिखने लगता है। मैं उसमें उसकी सुपरफिशियलिटी से बहुत पहले ही दूर हो चुका हूं। मैं और बल्कि गहराई में तल तक जाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मुझे जरूर अभी भी मैं मतलब ये तो बात हुई, मतलब जुड़ प्ले पाता हूँ। डिजाइन को जब हम करते हैं तो उसका रियलिज्म, लेकिन जो उसमें एक्टिंग काम कर रहे हैं, एक्टर काम कर रहे हैं, उनके भी रियलिज्म में क्या कोई बदलाव आया है कि मतलब देखो जो एक बात करते हैं ना कि पहले हमारा परसेप्शन था, एक तरफ हम देखते थे कि मतलब हमारे दिमाग 10 तरफ नहीं बढ़ते थे। अभी टीवी आ गया है, हर समय रिमोट से हम चेंज करते रहते हैं, दिमाग एक तरफ नहीं बिल्कुल होता, एक समय में 10 काम करते हैं। कर रहे अभी होते हैं। अभी रियलिज्म की डेफिनेशन हर इंसान की बदल चुकी है। तो उसका क्या, एक्टिंग में उसका क्या फर्क मतलब आपने देखा एक्चुअली एक्टर से जैसे, एक्टर? हाँ नहीं, ये ताली जैसे पुराना प्ले है, हम्म, उस समय जिस तरह की चीजें होती थी वो उस हिसाब से लिखा हुआ है, बराबर लेकिन आज जब हम देखते करते हैं। हुए, जब ह्यूमन बिहेवियर तक हम पहुंचते हैं, बिहेवियरल इसमें जब फोकस करते हैं एक्शंस पर, तो उसमें हम ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जबकि पुराने सारे जो नाटक है वो वर्बल ज्यादा होते हैं, लेकिन उन वर्बल नाटकों को हम कैसे एक्शन एक्शन ओरिएंटेड कह सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली डिजाइन ओरिएंटेड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा एक्शन ओरिएंटेड, कि एक्शन ओरिएंटेड आप कैसे उसको कंसीव कर सकते हो, उस पर मेरा फोकस होता है। इसलिए मुझे कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये एक्ट्रेस डायरेक्टर है, मतलब ये मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में इस तरह से मुझे कहते भी कि अरे आप इसलिए मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इसलिए बोला जाता है ताकि ये एक्टर्स के साथ काम करना कर सकते हैं, और एक्ट्रेस के लिए बहुत फायदे क्या ग्रोथ के लिए उनके एक ये मिल जाता हाँ, मतलब अलग डायमेंशन है खुलते डायमेंशन। हैं। तो नहीं, इसी पे एक चीज है, जैसे कि शुरू में मैंने बोला कि आप एनएसडी के और एफटीआई के फैकल्टी मेंबर भी और हैं भी और अलग अलग पढ़ाने इंस्टीट्यूशन। जाते हैं। तो एफटीआई फिल्म से रिलेटेड है, हाँ, एनएसडी थिएटर से रिलेटेड है, तो दोनों जगह का एटीट्यूड। नहीं मैं वहां पे आपको एक बताता हाँ हूँ। वहां पे भी जो 2007 2006 से वहां पे कोर्स शुरू हुआ है, जी। और मैं 2007 को पढ़ाने गया। आपको उस बारे में भी बता दूंगा, हाँ एफटीए में भी जब ये फिर से दोबारा एक्टिंग कोर्स जब शुरू करने का जी। सोचा था, तब नसीरुद्दीन शाह सर और हम्म, राम गोपाल बजाज सर, इन दोनों ने मिलकर वहां पे आग्रह पूर्वक उनको बोला कि फर्स्ट ईयर थिएटर होना चाहिए, थिएटर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो अभी भी वो कोर्स 2 ईयर कोर्स है, लेकिन फर्स्ट ईयर उनका थिएटर ओरिएंटेशन है, और सेकंड ईयर में वो फिल्म में जाते हैं। और इसी वजह से मैं वहां पे जाता है, समझ ली ना, कि थिएटर का रखा है वहां पे, और क्योंकि ये महत्व जानते हैं ना। अब समझ सकते हैं कि जब बज्जू भाई हो या फिर नसीर भाई, जिस तरह से उनका भी एक बड़ा विजन है, कि वो जिस वजह से उन्होंने वहां पे अधोरेखित किया था, कि और तब उनका मुझे अभी मैं पहले तो 2006 की बात करो, और जिसमें जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, वो पहले बैच है, और जी उसके जी। आगे के बैच पर मैंने काम शुरू किया। तो कहने का कि तब से आप देखेंगे वो फिल्म एक्टिंग, वो एक्टिंग तो रियलिस्टिक एक्टिंग ऐसी विधा है कि भले आप फिल्म में काम करो या नाटक में करो, जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना। हम्म, तो उसमें आपको वो तो समझना ही पड़ता है, ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन इमोशन के तहत, या ह्यूमन नेचर के तहत, स्वभावों के तहत। बाद में फिर आप उस मीडियम बदल जाता है एक्सप्रेशन का, कि जैसे अभी मैं फेस कैमरा को कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे एज ए मीडियम कितना कंट्रोल करना है आपको, जी और थिएटर में कितना करना है। लेकिन जहां पे उसका बेस दोनों का, मुझे लगता है रियलिस्टिक एक्टिंग ही है। तो मुझे लगता है इसलिए रियलिस्टिक एक्टिंग बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है, मतलब मीडियम परफॉर्मेंस के इसमें अलग हो सकता है, लेकिन जो इंटरनलाइजेशन जो है, वो दोनों की प्रोसेस एक ही लगती है, जो कि दिखती है। तो इसलिए वो, बल्कि थिएटर करके भी लोगों को सिनेमा में काम करने में भी उतना ही प्रेरणा ही मिलती है सीखने से, थिएटर के एक्टिंग सीखने से। तो वो है, इस तरह से मैंने जरूर वहां पे भी देखा, वहां पे भी वो नर्चरिंग है। ऐसा नहीं कि वहां पे फिल्म का एटीट्यूड मतलब अलग ही नहीं, शुरू में एक्टर्स का होता होगा जो, क्योंकि आते तो उनको भी होता है ना, ग्लैमर मन होता है, लेकिन वो भी थिएटर का ट्रेनिंग लेकर वो जमीन पर रह जाते हैं। वो जैसे कि हम हमारे यहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पहले तो थिएटर के तौर पर आप जमीन पे आते हो, फिर धीरे धीरे उड़ान भरते हो, वैसे।
मतलब कहीं ना कहीं वो बेस बनाने के बेस बनाने बहुत बहुत और ये इम्पोर्टेंट मुझे है। लगता मैं जरूर मतलब उसके लिए मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ कि राम गोपाल बजाज सर और नसीरुद्दीन शाह सर इन दोनों का सच में वहाँ पे बड़ा ये योगदान है कि उन्होंने आग्रहपूर्वक वहाँ पे थिएटर एक उनका सिलेबस ही वैसा बनाया गया। तथा क्योंकि अभी जिस समय में हम लोग हैं, लगातार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो जब आप काम करते हैं तो एज अ डायरेक्टर आपको भी वो टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके लिए मतलब कैसे एक डायरेक्टर अप्रोच रखता है या कैसे अपने आप को तैयार रखता है, क्योंकि हर चीज में बदलाव आ रहा है। जैसे आपने बात की ना कि उस समय लाइट ऑटो डिमर होती थी, सही है। और आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जब आप डिजाइनर के साथ जुड़ते हैं तो नई नई बातें कर होती है बराबर। कि नहीं अभी प्रोजेक्शन के थ्रू करते हैं, प्रोजेक्शन का भी नया तरीका आ गया है कि वाटर कर्टन होगा उसमें प्रोजेक्शन होगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगा इसके बिल्कुल। लिए। मुझे लगता है कोई भी एक्सपेरिमेंट नाटक में होता है या कोई भी टेक्निक भी जब इंक्लूड होता है तो वो जहां तक मेरी बात है मैं कंटेंट के साथ जाता हूँ। पहले मैं कंटेंट को पहले महत्व देता हूँ। नाटक की कंटेंट क्या है, नाटक किस विचारों किस नाटक की थीम क्या है, उससे जो प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट हम होते हैं और उससे जो सूझता है वो फिर मैं उसी तरीके से मैं डिजाइन के तौर पर मैं सोचने लगता हूँ। या इवन टेक्निक इतना इंक्लूड करना है। ये नहीं कि उल्टा लॉजिक में कभी नहीं मतलब सोचता कि हाँ 10 से गया 10 से हाँ 0 बिल्कुल। कि भाई मेरे इसमें आज इस बार स्क्रीन चाहिए ही चाहिए। नहीं, मेरा वो मतलब था हाँ ही नहीं हाँ कि मतलब टेक्निक मतलब आप कितना डालते हैं वो मतलब नहीं था। हाँ कि होता है ना कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी रहना बराबर बिल्कुल। है ना। हाँ, कि मतलब हमें पता तो हो एज अ डायरेक्टर क्योंकि नई नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टोरियल वर्क भी आगे बढ़ जाता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो उसके लिए डायरेक्टर को कितना सजग रहना चाहिए, क्योंकि उसका भी तो बिल्कुल रहना डेवलपमेंट है। चाहिए नहीं बहुत। जैसे मैं अपनी बात को तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ। मैं जैसे मैंने अभी जिन डायरेक्टर्स का नाम अभी आपको शेयर किया था, अभिलाष पिल्लई जी। है, शंकर वेंकटेश्वर है, उनका काम देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक नई लैंग्वेज ढूंढ रहे हैं, नया एक्सप्लोर कर रहे हैं थिएटर में। तो वो भी उससे भी कुछ चीजें सीखने मिलती है। एक हमें समझ जैसे अनामिका अक्सर इनके भी मैंने जो हमारा राज दर्पण हुआ था वो हमारे लिए बड़ा एक इनोवेटिव प्रोडक्शन था। एक नजर क्या कहते स्पेक्टेकुलर प्रोडक्शन था। तो कहना है कि इन चीजों से सोचने पे हम भी मतलब मेरे जैसा डायरेक्टर पे मैं जरूर मोटिवेट होता हूँ और मैं भी वैसे ढूंढने जरूर करता हूँ। मतलब वो मैं ये जरूर है कि मैं सिर्फ अब ये बन चुका तो होता है ना कि ये बन चुका है और यही पैटर्न से करना है, इसमें मेरा भी बिलीफ नहीं है। क्योंकि मैं अपने हर बार ब्रेक करना मतलब अपने आप को ही तलाशता रहता हूँ और खुश भी कोशिश होती है कि ब्रेक करना चाहिए मुझे और मैं और कुछ नए नए मतलब टेक्स्ट भले रियलिस्टिक हो या फिर और भी। जैसे मैंने आपको सच बताऊं मैंने और भी नाटक किए हैं। मेरे बारे में ऐसा क्या है कि मैं सिर्फ हाँ, रियलिस्टिक प्लेस होता ऐसा नहीं। मैं मैंने चाहूंगा आप उसके बारे में थोड़ा बताएं जो जरूर मैंने जो जैसे म्यूजिकल जो प्लेस भी किए हैं। जूलियट और उसका रोमियो। जूलियट और उसका रोमियो ये जो नाटक किया मैंने जो कि रोमियो जूलियट की है। हाँ, हमारे सर है अमिताभ श्रीवास्तव उनका मैंने टेक्स्ट किया था। और उसके साथ मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि नाटक मैंने जूलियट के नजर से जो कि नॉर्मली आज तक हमने हर बार जो रोमियो जूलियट जब भी हम खेला हमने खेल देखा है उसका नाटक का तो हमने क्लासिकल नाटक की तरह देखा है शेक्सपियर प्रोडक्शन। मैंने उसको ब्रेक। दूसरे तरीके से देखा। मैंने कहा मैंने सोचा कि एक बार जूलियट की नजर से इस पूरी प्रेम कहानी को देखना चाहिए जो कि सभी आजकल हम मतलब हमारे भारतीय कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो हमारे यहाँ की लड़कियों की भी ये कहानी हो सकती है कि क्या हो सकती है कि बहुत बार हमारे यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है इंडियन टिपिकल एक ये इसमें कि लड़का प्यार करता है, लड़का प्रपोज करता है, लड़का ही सब कुछ डिसाइड हम्म। डिसाइड करता है और लड़की को सिर्फ एक्सेप्ट करते जाना होता है। और पूरी अगर आप कहानी से देखेंगे तो नाटक में रोमियो आपको रोमियो पहले उसे देखता है, जी। वो उसको प्यार करता है, वही इजहार करता है। बाद में वही उसकी उसी के जूलियट के भाई को मार देता है। फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट मतलब जेन्युइनली वो दुखी होती है तो फिर उसका दुख का ये करने में वही उसके घर आता है। करते करते आखिर का जो निर्णय है जो कि सन्यासी ने उनको बहुत अच्छे से प्लान करके बताया होता है कि ये तुम कुछ घंटों तक सोओगी और बाद में उठोगी तो ये सारा प्रॉब्लम तो तब तक ही वहां से पहुंच जाते हैं और उसको देखकर वो खुद आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वहां पे फिर मैंने मोनोलॉग रखा था जूलियट का कि जूलियट फिर जब वो मरे हुए रोमियो को पूछ रही है सवाल कि तुमने एक बार मुझे मौका दिया जिंदगी में कि मेरे से भी कभी पूछा कि मैं सच में प्यार में हूं कि नहीं। मैं प्यार में थी लेकिन मैं पूछा। तो वो एक मैं एक औरत के नजरिए से उसको ढूंढा तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ट्रीटमेंट भी वैसे भी नाटक की थी बहुत स्विफ्ट ट्रीटमेंट थे नाटक में। एक ब्लैक कर्टन में पूरा नाटक होता है प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं थी बहुत कम प्रॉपर्टीज होती थी। ये नाटक मैंने किया था मुंबई का बहुत एक अच्छा थिएटर ग्रुप है मतलब बल्कि थिएटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ड्रामा स्कूल मुंबई।
जिहान मानिकशॉ उनके साथ किया था। तो वो एक छोटे हॉल में हमने बिल्कुल, आपको बता दूं, 12 बाय 20 फीट का स्पेस में मैंने नाटक खेला है। लेकिन इतना स्विफ्टली पूरा नाटक होता, तो वहां पे नाटक एक्टिंग स्टाइल रियलिस्टिक थी, लेकिन ट्रीटमेंट बड़ी स्विफ्ट थी, जो कि शेक्सपियर का वही तो खासियत है कि सीन कैसे उभर कर आते हैं और मैजिक की तरह होते हैं, वैसे था। दूसरा मैंने नाटक सैया भाई कोतवाल किया था, जो कि हमारे एनएसडी की तरफ से मुझे मौका मिला था 2010 में। उस समय हमारे अपने एनएसडी में एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है ना कि सेकंड ईयर में आप फोक थिएटर सीखते हो, तो आप उस जगह पे जाइए और उस जगह पे आप उस एरिया का फोक फॉर्म सीखिए और आइए। तो उस समय मैं बारामती में रहता हूँ। तो उस समय अनुराधा मैम ने उस बैच को हम मेरे यहाँ पे भेजा था। तो वो सारी सारी बैच वहां पे आई थी। फैज उसमें था, दुर्गेश, मुनमुन वगैरह, ऐसे सारे एक्टर्स थे। तो वो वहां पे आए थे और उन्होंने उनके साथ मैंने तमाशा के फुल फॉर्म में साया कोतवाल कंसीव किया था। तो उसकी एक अलग कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी है कि मैंने नाटक डायरेक्टली आकर उनको डायरेक्टली ट्रेनिंग देना नहीं शुरू किया। मैंने पहले सोशली उनको अलर्ट किया कि फोक आर्टिस्ट अभी किस तरह स्थिति में है, कैसे वो फेस कर रहे हैं। उनसे मैंने इंटरेक्ट करवाया। हमारे यहाँ के एक वेटर एक्टर है मधु कांबिकर, और एक है जो हमारे यहाँ पे टेंट का तमाशा होता है, मतलब टेंट में चल, जैसे मोबाइल थिएटर का वैसे। तो वो मैंने दिखाया उनको, यात्रा में तमाशा जाकर दिखाया, और उनके साथ उन्होंने रात बिताई, पूरा रात तक चलता है तमाशा। तो जो एक्चुअल जो फोक आर्टिस्ट है उनके साथ मैंने उनको इंटरेक्ट करवाया। पहले एक हफ्ता तो हमने यही करते थे, 10 दिन यही करते थे कि वो उन आर्टिस्ट के साथ पूरा नाटक देखते थे, उनके साथ रात को फिर उनका मेकअप देखते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो यानी कि उनसे वो जुड़ गए। पहले वो सोशल मैंने नोशन बदल गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे हर जगह पे अभी हिडन है, लेकिन है जातिवाद है। वो भी उसके बारे में मैंने उनको कहा कि ये फेस कर रहे हैं ये सारे एक्टर्स, और इसके साथ वो कर रहे हैं, और उनकी हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, उनकी उनका रोजी रोटी उस पर है। तो कितना उनको, और वो भी उन्होंने देखा वहां पे तमाशा में कि किस तरह से कुछ लोग सिर्फ गाना ही चाहते हैं, पैसा फेंकना वगैरह, ये जो कि चलता है आजकल बहुत बहुत। तो वो बड़ा बुरा लगता है ये, लेकिन वो उन्होंने उस तरह से देखा कि, और कैसे फिर एक उनको कंट्रोल करते हैं बैरिकेड्स लगा कर। तो वो जब हमारे एनएसडी के एक्टर्स, जब रियलिटी उनको पता चली, सोशल रियलिटी पता चली कि किस स्टाटा से ये सारे आते हैं और किस तरह से फॉर द सर्वाइवल द फिटेस्ट कैसे काम करते हैं, और उनको उनका इकोनॉमिक्स से लेकर उनकी सोशल कंडीशन क्या है, तब उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हाँ सर, हमें ये तो करना है। पहले आपको बता दूं, पहले कुछ एक्टर्स में वो ग्रज था कि अरे ये इस तरह का तमाशा और लावनी गीत हम क्यों करें, है ना। कुछ, और ऑब्वियसली समझ सकते हैं हम कि लड़कियों को भी था, लेकिन जब उन्होंने सोशल रियलिटी समझ ली, उनका उनकी उनकी वेदना से वो संवेदना से जुड़ गए, तो सभी ने एक 10 दिन में ग्रूमिंग हो गया उनका भी, और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मुझे अब करना चाहिए नाटक। तो वो एक नाटक किया था। फिर और एक नाटक है जो हमारे सीनियर है, बहुत उनको चाहता हूँ, उनके गानों को भी, और एज एन एक्टर भी, पीयूष मिश्रा। उनका जब शहर हमारा सोता है जो नाटक है, एक्ट 1 का जो नाटक है, वो मैंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में म्यूजिकल प्ले के तौर पर किया था। तो ऐसे अलग अलग करता रहता हूँ। एक तुलसी की माला नाम का अभी मेरे बीच में मेरी 1 साल सीनियर और मेरे से एक आगे बैच के 2 एक्टर्स हैं, उनके बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगा। चित्तरंजन गिरी, इनको आप जानते होंगे, जो मेरे सीनियर हैं, और अश्विनी गिरी जो मेरे 1 साल आगे है। तो वो दोनों को लेकर मैंने एक नाटक किया था, जो हमारे एक वारकरी संप्रदाय है। तो वो भक्ति परंपरा है। तो उसके अगेंस्ट आज सोशल सोशल इसमें क्या स्थिति है, उसको लेकर नाटक था। एक 2 वारकरी लोग हैं, ये एक औरत और एक मर्द, दोनों डिंडी यात्रा चलती है आलंदी से लेकर पंढरपुर तक। तो पूरे यात्रा में उनका संबंध कैसे बनते जाते हैं, और कैसे उनमें फिर एक सोशल रियलिटी क्या है उसकी, वो भी था। तो वो भी म्यूजिकल प्ले था। तो इस तरह से भी नाटक करने की कोशिश। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हाँ, रियलिस्टिक प्ले करते हैं, आप उस क्योंकि एकेडमिकली मुझे एकेडमिक, जब मैं, ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन, तो मुझे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बुलाते हैं, तो उसी सब्जेक्ट के लिए बुलाते हैं, इसलिए मैं ये करता हूँ। लेकिन मैं अपने जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे महापुर कोई रियलिस्टिक प्ले नहीं है। महापुर एक एब्सर्ड नाटक है, जिसमें रियलिस्टिक कुछ हद तक है और कुछ हद तक नॉन रियलिस्टिक एलिमेंट्स है। तो वो तो मैं 2007 को भी मैंने किया था। अभी पिछले साल अपने एनएसडी के बैच के साथ ये नाटक फिर से खेल के देखा। तो वो भी इस एब्स्ट्रैक्ट प्ले भी, एब्सर्ड प्लेस भी किए। एक और प्ले बताता हूँ, लार्गो डिसोलाटो नाम का नाटक है। चेकोस्लोवाकियन लेखक लेखक है,
वक्रा हावेल, जो कि उनके बारे में इतिहास ऐसा कहता है कि वो नाट्य लेखक है, बाद में वो उसी देश के राष्ट्राध्यक्ष बन गए। अच्छा। तो वो बड़ा और प्ले भी बड़ा रेवोल्यूशन, मतलब ये था कंटेंट ओरिएंटेड और थॉट प्रोवोकिंग। और वो मैंने प्ले उस समय किया था जब हमारे यहाँ पे पुणे में एक साहित्य सम्मेलन होने वाला था, और उस समय ऐसे एक जगह पे हुआ था, किसी पॉलिटिशियन ने साहित्य को अपमानित किया था। हाँ? हम्म। तो वो हमें बड़ा सबको अखरा था कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, कला और साहित्य को अगर इस तरह से अगर रिस्पेक्ट, उसका डिसरिस्पेक्ट हो, तो हमने एक आंदोलन भी उस समय छेड़ा था। जी। हाँ, उस पॉलिटिशियंस के हम्म। अगेंस्ट। कहना क्या कि उसके तौर पर मुझे नाटक हाथ में मिला था पढ़ने के लिए, है नाटक चेकोस्लोवाकियन, वो हिंदी मराठी ट्रांसलेशन मिला था। तो वो एब्सर्ड प्ले था, लेकिन उस प्ले को भी मैंने खेल के देखा, जो कि एक नाटक का मेन कैरेक्टर ही साहित्य लेखक है नाटक का, जी। और उसके साथ समाज कैसे बर्ताव करता है। नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है बताता हूँ, हम्म। जो कि नाटक की शुरुआत होती है एक आत्ममग्न अपनी खोली में बैठा हुआ लिखा रहा है नाटक, और बाद में आखिर में उसको समाज में उसको ये किया जाता है, जो कि अभी उसके बाद आपने देखा भी कि जैसे कलबुर्गी हैं, हम्म। दाभोलकर जी हैं, पानसरे हैं, हम्म। तो उनके साथ जिस तरह हत्या की गई, तो वहां तक वो नाटक में भी वही था कि वो लेखक के साथ ऐसी कुछ घटना घटी कि उनकी उस लेखक की हत्या होती है। तो ये नाटक उस समय के लिए बड़ा ये था, मतलब, लेकिन मैंने सोचा कि करूँ मैं ये बात रखूंगा अपने विचार के तौर पर। तो इस तरह से भी है। एक हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाँ। कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है आपके? हाँ, ये भी अ, मैंने नीचे लिखा हाँ, है। हाँ, नाटक में नाटक में भी और वैसे भी, मतलब जो नाटक आपने देखे, हाँ, ठीक है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि मतलब आपसे मैं पूछूं। स्पॉन्टेनियसली, लेकिन अगर फिल्म के तौर पर बताओ तो इरफान भाई मेरे सच में। हाँ, लेकिन वो थिएटर में पूछ रहे हैं। हाँ, थिएटर में तो सच में अभी इतना अलग अलग जगह पे काम कर चुका हूँ ना, सच बताऊं टीकम जी, तो आप ही एक तरह से एक वन ऑफ द फेवरेट एक्टर हो मेरे। और भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सीनियर एक्टर के तौर पर बताऊं तो डॉक्टर श्याम लागू, फिर अभी जो कंटेम्पररी थिएटर करने वाले हमारे यहाँ के एक्टर है गजानन परांजपे करके, जिनके साथ मैंने बाद में प्ले भी किया था, मिस्टर बेहराम, वो एक एक्टर है। हिंदी रंगमंच में अगर मैं कहूँ तो अभी मैंने एक बीच में प्ले देखा था, एक जैसे अजित पालावत है, उनका भी मैं प्ले बहुत अच्छा लगा था। तो अभी क्योंकि मैं स्पॉन्टेनियसली बहुत ज्यादा नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस तरह से अलग अलग। जैसे आपने श्री राम लागू जी का नाम, हाँ, तो श्री राम लागू जी मतलब फेवरेट है किस वजह से? क्योंकि उनकी बहुत क्वालिटीज रही हैं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो सिनेमा की वजह से ना, वो सिनेमा का एक अलग है ना। नहीं, मैं सिनेमा की बात हाँ, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनके प्लेस देखे, हाँ, भारंगम में आए थे, क्योंकि वो जिस तरह से डिटेल पकड़ते अच्छा हैं उनकी बात, हाँ, श्री राम लागू हाँ जी वही कह रहा हूँ। स्टेज पे, उसी में इसलिए मैंने पूछा। तो आपने हाँ, लगा नहीं कि मुझे क्या लगे आप। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि प्लेस 3 घंटे के प्ले थे, मराठी प्ले। उनका जैसे तो अब उनका आत्मकथा देखिए, मित्र। मित्र देखिए, हाँ। एक उनका और एक नाटक बहुत पहले उन्होंने करते थे, खेलते थे, जिससे एक एकच प्याला नाटक है, बड़ा राम गणेश गडकरी उनका पीरियड प्ले है, लेकिन वो करते थे। फिर उनका और एक नाटक है नट सम्राट, जो कि बहुत फेमस हो चुका, लेकिन कभी भी वो भले नाटक आप स्टाइलाइज्ड हो या फिर रियलिस्टिक हो, या जैसे और एक उनका नाटक है जो मकरंद साठे इनका नाटक है सॉक्रेटिस, एक सूर्य पाहिलेला माणूस उसका मराठी में नाम है। तो सॉक्रेटिस की भूमिका मैंने निभाई थी, लेकिन जिस सादगी से और जिस डेप्थफुली वो उनको ढूंढते हैं कैरेक्टर को और पेश करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो तो एक तरह से वो हमारे लिए वस्तु पाठ है, इस तरह से मुझे लगता है। क्योंकि वो मित्र देखने के बाद 3 घंटे का नाटक था, पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब देखते जाओ तो आप कब उनमें खो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। सच में, बिल्कुल इतना अपने आप में पकड़ते हैं वो। सही है। तो वो एक्सपीरियंस मैंने खुद महसूस किया मित्र देखते हुए। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब आपने जो कहा ना कि मतलब मेरे लिए आइडियल है वो, हाँ, तो वो उनकी खासियत है। बिल्कुल। तो अच्छा, जो जैसे आप डायरेक्टर हैं, अगर कोई नया लड़का या नए लोग डायरेक्शन करना चाहते हैं, डायरेक्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे अपनी तैयारी करें या कैसे पढ़ें? मतलब तैयारी करना या ऐसे एकदम बताना मुश्किल है। नहीं, मतलब कि मतलब उनको उस दिशा में काम करना चाहिए कि धीरे 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 जाके एक दिन। मुझे एक नहीं लगता है कि आप, मतलब ये पहले, मतलब मैं जिस जनरेशन का हूँ, जिस जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे समय तो ये था कि अरे नाटक कोई सीखने की चीज है क्या, नाटक कोई सीखा, एक्टर तो बॉर्न एक्टर होता है यहाँ। वो सुनिए ना, मतलब वो उससे उससे 10 साल लगे वो तोड़ने में, फिर ट्रेनिंग का महत्व आएगा,
जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं जब एनएसडी पास आउट होकर जब मैं पुणे वापस गया, तो मुझे तो ऐसे भी कमेंट्स आए कि आप क्या राज मुकुट पहनकर आ गए क्या? तो होता है ना कि वो उस समय वो था, लेकिन अभी तो ट्रेनिंग का महत्व सबको समझ आया है कि ना थिएटर में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अभी जी, मेरे यंग जनरेशन को कि आप ज़रूर अ, अलग-अलग फॉर्म सीखिए, अलग-अलग स्टाइल ऑफ थिएटर समझिए, उससे प्रेरणा ज़रूर लीजिए। लेकिन किसी एक प्रोसेस या किसी स्टाइल पर या किसी फॉर्म पे आपका बिलीफ हो और जी, उसके बाद आप ज़रूर एक्सपेरिमेंट कीजिए। फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बहुत लोग कभी-कभी मैं देखता हूँ, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना पास आउट होते ही तुरंत एक्सपेरिमेंटेशन में फँसते हैं। ये भी करूँ, वो भी, एक ही नाटक में सब कुछ अलग-अलग फॉर्म लाते हैं। मुझे लगता है कोई एक फॉर्म पे आप पहले कमांड करो, डेप्थफुली उसको समझो, तो उसकी एक लर्निंग की तरह समझो और फिर आगे बढ़ो। तभी जाकर ना एक आपका आपका अपना विज़न होगा, फिर आपका आपका थिएटर का एक रास्ता आपको दिखने लगेगा। नाटक से थिएटर होता है, थिएटर से नाटक नहीं होता है। हाँ, ये मेरा मानना है कि जी, पहले आप एक नाटक तो करो। जी, आजकल वो भी मैं देख रहा हूँ कि तुरंत कोई लोग सोलो परफॉर्मेंस में करने लगते हैं। सोलो परफॉर्मेंस एक अलग विधा है। मैं इस तरह से सोलो परफॉर्मेंस को देखता हूँ कि आपका टेक्स्ट आपको बताए, स्क्रिप्ट आपको बताए कि ये इसका सोलो ही हो सकता है। जी, ये नहीं कि आप मुझे सोलो करना है इसलिए मैं टेक्स्ट ढूँढूँ और मैं फिर किसी भी टेक्स्ट को मैं वो मरोड़ लूँ सोलो परफॉर्मेंस में। तो मुझे लगता है नाटक के साथ भी यही है कि नाटक आप एक बार कंप्लीट नाटक करके देखो, फुल लेंथ प्ले करके देखो, उसमें मज़ा आएगा। फिर धीरे-धीरे और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और आप आगे फिर एक एक कोई फॉर्म में फिर एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करो। बिलीफ तो मुझे एक्टिंग के तौर पर भी मैं ये कहूँगा क्योंकि एक्टिंग थ्योरीज़ आप ज़रूर पढ़ो, प्रैक्टिकली भी करने की कोशिश करो, लेकिन उसमें कोई बिलीफ तो हो आप। भले वो हमारे भारतीय विचारों नाच का नाट्यशास्त्र हो या फिर वेस्टर्न थ्योरीज़ हो, जैसे स्टानिस्लॉवस्की सिस्टम है। तो आप किसी भी इससे प्रेरित ज़रूर होना मैं बिल्कुल और होना भी चाहिए, हुँ, लेकिन अपना एक और उससे अपना भी विचार जैसे कि प्रसन्ना जी कहते हैं कि उससे अपना भी तो थिएटर खोजना चाहिए। नहीं तो होता क्या है वेस्टर्न फिर वेस्टर्न ही रह जाता है ऐसा। जैसे कि मैंने अपने साथ कैसे किया कि मैंने इंडियन ज़्यादातर भारतीय नाटक किए हैं और एक स्टानिस्लॉवस्की सिस्टम का आधार लेकर मैंने भारतीय नाटकों में वो खोजा है, रियलिस्टिक एक्टिंग। ये नहीं कि वेस्टर्न प्लेस तक ही रहा। अच्छा एक बात जो आपके भारतीयपन और वेस्टर्न की जब आप बात कर रहे हैं, तो जब हम हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है नाट्यशास्त्र। हुँ, नाट्यशास्त्र कितना सहायक होता है इस रियलिज़्म को पकड़ने या मतलब क्योंकि वो हमारी थ्योरी है, हाँ। वो कितना सहायक होता है, वो कितना मदद करता है? उसको एक्चुअली इस तरह से समझना चाहिए मुझे लगता है कि अ, नाट्यशास्त्र में खासकर सात्विक अभिनय के तौर पर जिस तरह से कहा गया है कि वहाँ पे भी मुझे कहीं न कहीं इंटरनाइज़ेशन की बात एक नज़र आती है। लेकिन अर्थात उसके नाटक जिन फॉर्म के नाटक वो लोग करते थे, हाँ, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ता, लेकिन विचारों के तौर पर जुड़ता है। अच्छा लेकिन हम ऐसे थोप भी नहीं सकते कि हमारा नाट्यशास्त्र बिल्कुल क्योंकि रियलिस्टिक फॉर्म एक 20वीं शती का है और नाट्यशास्त्र लिखा गया है इतने साल पुराना। क्योंकि जी, उस समय के नाटकों का स्टाइल ही दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब स्टाइलाइज़्ड था और उसमें कहीं न कहीं एक जगह ज़िक्र भी है, जैसे इमिटेशन ऑफ लाइफ अरिस्टोटल कहते हैं। हुँ, तो उसमें कहते हैं ना कि वो तो इमिटेट की बात कर रहे हैं, हुँ, लेकिन हमारा नाट्यशास्त्र कहता है कि हमें अंदर से जुड़ना ही उससे है। हाँ, तो जब तक हम पूरी तरह से जुड़ेंगे नहीं, तो खुद तक कुछ कर नहीं पाएँगे। ज़रूर है। लेकिन लेकिन ये वही मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअली आप समझ सकते हो। जब एग्ज़ीक्यूशन की बात आती है तो आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, ऐसे ये मेरा मानना है। जी, जी, जी। नहीं तो फिर वो होता है ना फ़ोर्सफुली हम ओ खींच कर लाने जैसा होगा कि मतलब उन्होंने बातें कही, लेकिन जो नाटक वो करते रहे हम उसमें, हाँ, वो कहीं वहाँ नहीं पहुँच हाँ, नहीं और और वो उस समय की परंपरा के नाटक नाटक की परंपरा अलग ही थी ना। जी। क्योंकि रियलिज़्म देखिए रियलिज़्म कब आया? पहले तो पेंटिंग में आया हुँ, 1840s में हुँ, और उसके बाद फिर आगे जाकर नाटक में आया हुँ, 1880s के हुँ। आसपास। तो उसके बाद फिर रियलिज़्म की एक परंपरा दिखती है। तो मुझे लगता है ऐसे मतलब ये मैं इस तरह से नहीं, समझना मैं बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कभी-कभी पीएचडी के प्रोजेक्ट के लिए ठीक है कि भारतीय नाट्यशास्त्र और बिल्कुल। अरिस्टोटल का पोएटिक्स और स्टानिस्लॉवस्की का जी। तो वो कंसेप्चुअली समझना ठीक है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आपको तीनों भी इंडिविजुअल है जी, सर। तो आपको वैसे ही समझना है। जी, दादा मुझे मतलब लगता है हाँ, बिल्कुल और 1 कम ही घंटे टाइम है। तक मुझसे बातें कर रहे हैं। तो दादा बहुत-बहुत धन्यवाद, बड़ा मज़ा आया। पता ही नहीं चलता कि मतलब आपसे मतलब बातें चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। और आपने भी एनकरेज किया तो ठीक है। नहीं, नहीं क्या तो थैंक यू दादा। फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। है ना? थैंक्स, थैंक्स। थैंक यू दादा। नमस्कार।